देखिए, कल कल जो हम आपको बताए थे उस होप करते हैं कि आपको वो चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जो हम दो एक्ट बताए थे ना, आरपी एक्ट 1950 और 1951, तो उसके आपको है ना आज बहुत सारे आपको जो प्रोविजन ये सब है ना आपको आज इसमें भी जब हम डिस्कस करेंगे ना तो आ जाएगा। तो आज दरअसल है ना हम क्या करने वाले हैं ना कि जो इलेक्शन जो होगा, ठीक है, जो होता है कंडक्ट होता है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसको कराने में क्या क्या चुनौतियां आती हैं, ठीक है, या कहिए कि जो चुनाव का जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, और क्या क्या उसमें हम आगे इनिशिएटिव लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ठीक है, या गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर क्या हम आगे उसमें और सुधार किया जा सकता है, उस इन सब के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है। ठीक है, या आप इसको जनरल इलेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, उस कंटेक्स्ट में भी आप इसको इस्तेमाल कर सर सकते हैं। तो देखिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप लिख रहे हैं ना इसको उसको सर हाँ हाँ, बोल कर लिखिएगा तो हम लोग भी लिखने में बनता है, नहीं तो लिखने के बाद बुझाता नहीं है क्या लिखे हुए हैं। अच्छा ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है ना आज आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है, या चैलेंजेस टू इलेक्शन जो प्रोसेस है आप उसके मतलब वो भी आप उसमें भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब हम इलेक्शन का बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर होते हैं। तो क्या होता है स्टेक होल्डर, अगर आप बात कीजिएगा इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है, जैसे हम कल बात किए थे ना दो एक्ट के हम्म। बारे में, तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है यहाँ पे। कौन कौन से तीन आपको मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो आपका वोटर वोट इलेक्शन कमीशन। एक तो आपका वोटर है, ठीक है, एक आपका कौन है, पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टी। हम्म। और सबसे ऊपर अंपायर, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन। तो स्वाभाविक सा क्या बात है कि जब जब भी हम इलेक्शंस के प्रोसीजर या उसके क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, तो क्या होगा, हमारा पूरा जो डिस्कशन होगा इन्हीं तीनों एक्टर्स के अराउंड पूरा रिवॉल्व करेगा। इन्हीं तीनों पूरे एक्टर्स के अराउंड हम सारे अपने डिस्कशन को रखेंगे। ठीक है, तो आप आगे उसमें आपको आएगा। तो देखिए, सबसे बड़ा आप चैलेंज क्या आता है हमारे, जो भी हम इलेक्शन की बात करते हैं, तो क्या मनी पावर, मतलब चुनाव में जो पैसों का जो एक हिसाब से मतलब समझ रहे, पानी पैसों को जो बहाया जाता है पानी की तरह, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो उसमें उसमें आप देखिएगा, जैसे हम आपको इलेक्टोरल बॉन्ड बता रहे थे, तो उसमें आपको हम क्या बताए थे कि एक डेटा जो सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज है उसका एक डेटा आया था 2019 के इलेक्शन के बाद। ठीक है, तो उसमें उसमें उस डेटा में क्या बोला गया था कि इलेक्शन में आपको जो 2019 का इलेक्शन हुआ था उसमें आपको 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ था। और इसको एडीआर का रिपोर्ट था सर। नहीं नहीं, एडीआर का नहीं, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज है। हाँ। ठीक है, उसका उसका रिपोर्ट आया था। तो उस रिपोर्ट में ये बोला गया था कि 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ था 2019 के इलेक्शन में। ठीक है, और मतलब वन ऑफ द मोस्ट आपको जो महंगा चुनाव पूरे वर्ल्ड का ये था, पूरे विश्व का सबसे महंगा चुनाव में से, या कह सकते हैं कि सबसे महंगा चुनाव था इंडिया का, जो 2019 में जो आम लोकसभा का चुनाव हुआ था वो। ठीक, उसमें देखिए अब क्या है कि हम जैसे आपको हम इलेक्टोरल बॉन्ड वाला क्लास बताए थे, तो उसमें हम आपको बताए थे ना कि क्या है कि लिमिट है एक्सपेंडिचर पे। एक जो कैंडिडेट है वो कितना खर्चा कर सकता है, उस खर्चे पे एक सीमा लगाया गया है, एक लिमिट लगाया गया है। ठीक है, लेकिन वही जब हम सीमा की बात पॉलिटिकल पार्टीज के कंटेक्स्ट में बात करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज को खर्चा करने पे उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को जितना मर्जी उतना वो खर्चा कर सकता है। ठीक है, और इसमें भी आप देखिएगा ना, 60,000 करोड़ खर्चा हुआ, ठीक है, और हम बताएं कि आपको लिमिट लगा हुआ है, लेकिन क्या होता है कि ये ऑब्वियस सी बात है कि एक्चुअल में जो कैंडिडेट जो आपको रिपोर्ट फाइल करता है
कि लिमिट क्या 95 लाख है। अब जो 2024 में जो चुनाव होगा उसके लिए जो बड़े स्टेट्स है उसमें 95 लाख का लिमिट है, एक कैंडिडेट खर्चा कर सकता है। तो आपको लगता है कि 95 लाख एक्चुअल में कैंडिडेट खर्चा करता होगा? नहीं करता है, ठीक है। तो उसका खर्चा बहुत मतलब कहीं गुना ज्यादा होता है एक कैंडिडेट का, जो इलेक्शन लड़ने का खर्चा होता है, ठीक है। तो उसमें तो आप इससे समझ सकते हैं कि मनी पावर कितना मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा जो भी इलेक्शन प्रोसीजर है, चुनाव का जो प्रक्रिया है उसमें। उसी में जैसे 60,000 करोड़ ये आपको ये जो रिपोर्ट है उसमें ये लिखा गया है कि ये खर्चा हुआ। उसके बाद देखिए कि इलेक्शन कमीशन 2019 में है ना, जो पैसे जो सीज किया, वो जो जब्त किया, वो आपको 3,456 करोड़, समझ रहे हैं, 3456 करोड़ रुपया इलेक्शन कमीशन ने सीज किया 2019 के चुनाव में, जनरल इलेक्शन में। और ये जब इसको जब आप देखिएगा ना, इस खर्च को आप देखिएगा, तो 2014 में जो पूरे चुनाव कराने में जो खर्चा हुआ था ना, उसका 90% ये पैसा है। मतलब समझ रहे हैं कि एक चुनाव को कराने में जितना पैसा जा रहा है इलेक्शन कमीशन का, उतना पैसा वो जब्त कर रहा है, ठीक है। तो आप सोच लीजिए कि अब अंडरग्राउंड वो कितना पैसा, मतलब कितना पैसा अंडरग्राउंड फ्लो किया होगा, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसी समय जैसे हम क्या है ना कि साउथ ये सब में है ना, क्या है कि ये जो मनी पावर है ना, उसका थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा उसका मतलब वहां पे इस्तेमाल तो सब जगह किया जाता है, लेकिन वैसा अगर आप देखिएगा तो साउथ में ज्यादा आपको इस प्रकार के आपको केसेस मिलते हैं। तो उसी में क्या हुआ था ना कि 2019 में फॉर द फर्स्ट टाइम लोकसभा के इतिहास में, लोकसभा चुनाव के इतिहास में, आपको किसी कंस्टिट्यूएंसी का है ना, किसी लोकसभा चुनाव के क्षेत्र का आपको इलेक्शन रद्द किया गया था, वेल्लोर में, ठीक है। इस कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव रद्द किया गया था। रद्द क्यों किया गया था? क्योंकि चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले है ना, इनकम टैक्स वहां के एक पॉलिटिकल पार्टी के घर घर से भारी मात्रा में कैश को वो किया था, सीज किया था, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए आपको क्या क्या किया गया था, इलेक्शन कमीशन ने इसको मतलब इस चुनाव को रद्द कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अगर जब आप 2019 का जब आप ये अभी जो खत्म होने वाला है आपका जो लोकसभा के मेंबर जो का जो एक टर्म खत्म होने वाला है, तो उसमें अगर आप देखिएगा ना लोगों का रिकॉर्ड, ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा कि 2019 में आपको 475 मेंबर्स है ना करोड़पति थे, समझ रहे, 543 में से 475 मेंबर करोड़पति थे। सांसद। हाँ सांसद, ठीक है। और वही तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि अगर यही डेटा अगर आप 2004 में देखते ना, तो मात्र 30% करोड़पति थे। तो समझ रहे हैं 30% है, लगभग 80-25% के रेंज में जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि 15 साल के भीतर ये जो नंबर है वो कितना मैनीफोल्ड बढ़ा है, कितना कितना गुना बढ़ा है जो करोड़पति है, ठीक है। तो आप इससे आप अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किसी भी आम जो जनता है, ठीक है, जो कॉमन सिटीजन है, उसके लिए कितना मुश्किल होगा अगर वो इस इलेक्शन प्रोसेस में अगर वो पार्टिसिपेट करने का सोचेगा, तो उसके लिए वो कितना मुश्किल होगा। और इसीलिए क्या होता है ना कि क्योंकि इलेक्शन क्या है कि पहले से तुलना में अगर आप देखिएगा ना, तो इलेक्शन क्या है कि अब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है, बहुत ज्यादा उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ गया है, ठीक है। पहले क्या था कि आप देखिएगा तो सिर्फ कांग्रेस एक मेजर फोर्स था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको रीजनल पार्टी आई, ठीक है। उसके बाद आपको बीजेपी का इमरजेंस हुआ। तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो क्या है कि इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है ना, वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है, प्रतिस उसका जो प्रतिस्पर्धा है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर वो बढ़ेगा तो क्या होगा कि कोई भी जो कैंडिडेट होगा या पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो किसी तरीके से है ना चुनाव को जीतने की कोशिश करेगी, ठीक है। क्योंकि हर कोई चुनाव लड़ने के लिए मतलब जीतने के लिए लड़ता है ना। तो तो जब कंपटीशन बढ़ेगा तो इस हिसाब से जो खर्चा होगा कैंडिडेट्स का पार्टीज का, वो भी ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं क्या हुआ, 2004 में सिर्फ 30% था, 2019 में 475 हो गया। आप खुद सोचिए कि जिस कंट्री का आपको जो पर कैपिटा इनकम है, हमारे देश का क्या है, लगभग लगभग 2 लाख रुपए है, ठीक है। और वहां पर आपको 85% जो पॉपुलेशन है वो आपको क्या है, जो एमपीज हैं वो क्या है, करोड़पति है। तो आप खुद इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता के लिए वो कितना ज्यादा मुश्किल होगा। जैसे हम बताएं क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी अब क्या करती है ना
जो अमीर कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं को वो ज्यादातर टिकट देती है। ठीक है, तो उसमें भी अगर आप डेटा देखिएगा 2019 का ही देखिएगा तो उसमें आपको जो बीजेपी के जो 88% जो आपको एमपीज है वो करोड़पतिज है। ठीक है, और आपको कांग्रेस का आपको 84% करोड़पतिज है। ठीक उसी तरीके से अगर आप रीजनल पार्टीज में देखिएगा तो रीजनल पार्टीज का भी लगभग वही हाल है। लगभग 10 रीजनल पार्टीज ऐसे हैं ना, 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें 10 रीजनल पार्टीज ऐसे थे जिनके आपको सारे जो विनर कैंडिडेट थे वो करोड़पति थे, सारे के सारे। तो इससे आप क्या निष्कर्ष निकालने की, पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या करती है कि कहीं ना कहीं आपको जो रिच कैंडिडेट्स होता है उसको फेवर करती है। ठीक उसी तरीके से अगर आप एक मतलब एक रिसर्च किया गया था, क्योंकि अब क्या होता है इलेक्शन एफिडेविट्स तो आपका पब्लिकली आपको वो मतलब शेयर करना पड़ता है ना, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका क्रिमिनल केसेस है, जो भी आपका इनकम है, वो उन सबको क्या करना, म्यूट कर लीजिए ना। तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, उन सबको आप पब्लिक के साथ शेयर करना पड़ता है इलेक्शन एफिडेविट में। तो वहां से क्या होता है कि पब्लिक आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उस एफिडेविट के थ्रू वो जान सकती है। तो वो चूंकि ये डेटा पब्लिक है तो उसी में क्या हुआ था ना कि 2004, 2009 और 2014 में जितने भी कैंडिडेट्स जो चुनाव लड़े थे उनके इलेक्शन एफिडेविट्स को जब वो किया गया, उनको जब पढ़ा गया, उनको जब स्टडी किया गया तो उसमें ये पता लगा कि जो पुअरेस्ट कैंडिडेट है, ठीक है, जो पुअरेस्ट 20% कैंडिडेट है, जो गरीब मतलब जो आपको 20% जो गरीब कैंडिडेट्स थे उनके जीतने का चांस सिर्फ 1% था। ठीक है, और वही वही अगर आप जो रिचेस्ट 25% को देखेंगे तो उनके जीतने का चांस आपको 23% था। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जितना ज्यादा आप, ये डेटा क्या प्रूव कर रहा है कि जितना ज्यादा आपके पास आप ये क्या बोलते हैं फाइनेंशियली आप संपन्न हैं, पैसों से आप संपन्न है, उतना ज्यादा आपको चुनाव जीतने का आपका जो वो है चांसेज है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसी में तो इन सब से क्या हो रहा है, तो इन सब से हो ये रहा है कि हमारे पास जो कैंडिडेट्स है ना, क्योंकि क्या है कि जो पैसे वाले कैंडिडेट्स है वही अब मिल लिया, उनको पार्टी टिकट दे रही है, तो हमारे पास क्या हो जा रहा है कि हमारे पास लिमिटेड पूल ऑफ कैंडिडेट्स बचते हैं। ठीक है, चूंकि क्या है कि अब ट्रेंड क्या हो रहा है कि जो करोड़पति है उन्हीं को टिकट मिल रहा है, तो हमारे पास जो अवेलेबल कैंडिडेट्स हैं वो हमारे पास लिमिटेड हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि आपको जो इंटरनली जो आपका जो स्ट्रक्चर है वो अनडेमोक्रेटिक हो जाता है, वो अलोकतांत्रिक हो जाता है। आप पूछेगा वो कैसे होगा, तो वो ऐसे होगा क्योंकि कैंडिडेट का सिलेक्शन आप मेरिट पे नहीं कर रहे हैं ना, सिलेक्शन कैंडिडेट का सिलेक्शन आप पार्टी फोरम पे डिस्कस करके नहीं कर रहे हैं ना। ठीक है, उसका आप वो किस मतलब वो कितना संपन्न है वो एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हो जा रहा है। तो उसके कारण जो पार्टी का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है। उसके बाद क्या होता है सबसे बड़ा, अगर आपका जो भी कैंडिडेट है वो अगर चुनाव मतलब जो भी पैसे खर्च कर रहा है तो वो आगे कहीं ना कहीं तो वो रिकवर करने की कोशिश करेगा ना। ठीक है, तो मतलब वो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस को क्या करता है, इंसेंटिवाइज करता है, उनको प्रमोट करता है ताकि वो करप्शन में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकें। ठीक है, सर ये लिमिटेड पूल ऑफ कैंडिडेट का क्या मतलब, एक बार बता रहे सर एक क्वेश्चन है जो पूछ रहे हैं, हमको समझ में ना आ रहा है सर। हाँ बोलिए ना। जैसे सर पॉलिटिकल पार्टी अगर पैसा खर्च करती है तो उसका कोई लिमिट नहीं है? नहीं नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज पे कोई लिमिट नहीं है, कैंडिडेट पे लिमिट है। अच्छा सर, तो कैंडिडेट का जो लिमिट है तो कैंडिडेट भी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से ही बिलोंग करती है ना? हाँ, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती है, पॉलिटिकल पार्टी उसको टिकट देती है। अगर कोई बीजेपी का कोई कैंडिडेट है, अगर वो ज्यादा पैसा खर्चा कर देगा तो हम्म। वो मतलब पॉलिटिकल पार्टी को कह सकता है कि हम थोड़े खर्चा किए हैं, मेरा तो पार्टी खर्चा किया है। हाँ तो पार्ट देखिए उसमें भी क्या होता है ना, कैसे उसमें भी निर्धारित होगा सर कि हम खर्चा किए हैं? उसको तो देखिए मोहर लगा हुआ कि हम बीजेपी के कैंडिडेट हैं। वही हम आपको बता रहे हैं ना। देखिए उसमें भी है ना, जी। इलेक्शन कमीशन का है ना अपना कुछ गाइडलाइंस होता है। ठीक है, कि अगर आप कैंपेन कर रहे हो, ठीक है, तो अगर अगर जैसे कि मान लो एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि
प्राइम मिनिस्टर का मान लीजिए आपके कंस्टिट्यूएंसी में कोई रैली होता है, ठीक है, तो वो रैली रैली क्या है, वो बीजेपी का रैली ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है। अगर जी वहां पे अगर उस मंच पे पार्टी का कैंडिडेट अगर बैठ गया ना, तो तो वो जो पूरा खर्चा होगा ना रैली का, जी। वो खर्चा कैंडिडेट के अकाउंट में काउंट जाएगा, कैंडिडेट के अच्छा अकाउंट में कैंडिडेट के अकाउंट में काउंट होगा। लेकिन अच्छा। अगर वहां पे कैंडिडेट नहीं बैठता है, ठीक है, हम्म सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का वहां पे नाम है और प्राइम मिनिस्टर का फोटो है, ठीक है, तो जी। वो आपको कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि अच्छा मतलब जो सर कैंपेन तब कर जो रहे हैं पीएम कोई पार्टी। अच्छा एक एक बोल करके लीजिए। बोलिएगा। भाई जहाँ कैंडिडेट का सर फोटो तब लग गया, मतलब सोच लो उसी का प्रचार हो रहा है, हाँ तो हाँ वहाँ उसका पैसा लगेगा। और बिल्कुल। सर जहाँ पीएम जाते हैं तो फिर वो इंक्लूड नहीं होता है। नहीं, हम आपको बताया ना किस शर्त में इंक्लूड होगा, वो उस केस में इंक्लूड होगा जब उस मंच पे, ठीक है, या उस बैनर पे, जो मंच पे जो बैनर लगा होगा वहां पे अगर कैंडिडेट का फोटो है, ठीक है, कैंडिडेट का नाम है, समझ रहे हैं, हम्म तो वो कैंडिडेट को उसमें काउंट होगा, ठीक है। अगर कैंडिडेट नहीं है, अगर उसमें वहां पे कैंडिडेट का कहीं भी कोई भी मतलब नाम नहीं है, मंच पे वो नहीं बैठा हुआ है, तो वो पार्टी के अकाउंट पे काउंट होगा। मतलब जहां भी फ्रेम में कैंडिडेट आ गया तो वो जी जी। कैंडिडेट के अकाउंट पे काउंट होगा, समझ गए? जैसे सर आज का देख रहे हैं सर न्यूज में, तो कटिंग क्या है पता नहीं सत्य है कि नहीं। 1096 लोग हैं जो कि चुनाव नहीं लड़ सकता है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम धारा 1951 के 10 के का के तहत, जो कि बिहार का कैंडिडेट है 237, वो सही है सर? क्या बोल सुनिए, क्लास के बाद ये पूछेगा हमसे, ठीक है, ठीक। जो क्लास के बाद पूछिएगा। ये उसको थोड़ा हम पहले कंप्लीट करा लेते हैं, क्योंकि आज बहुत चीज इसमें कराना है, ठीक है। तो ठीक सर। ये आपको मतलब ये आपको पूरा आपका मनी पावर हो गया, ठीक है, जो ये आपको मनी पावर जो इलेक्शंस में जो यूज होता है, ठीक है, तो ये आपका हो गया मनी पावर। अब बात करते हैं मसल पावर। मसल पावर सर मतलब वो क्या? वाला लाइन रिपीट करिए ना, लिमिटेड पीपल पूल ऑफ कैंडिडेट के बाद वाला। अच्छा अच्छा ठीक है, कहाँ गया, देखिए, लिमिटेड पूल ऑफ कैंडिडेट्स बताएं, उसके बाद क्या है ना कि ये जो आपको इंटरनल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है ना, एक मिनट, मतलब इट विल सबवर्ट इंटरनल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो इंटरनल जो पार्टी का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेगा। वो हम आपको बताएं क्यों करेगा, क्योंकि क्या है इसका कि यहाँ सर पर अब हिंदिया कहीं बता रहे हैं, क्या क्या खाली इंग्लिश में बता रहे हैं, हिंदिया नहीं बता रहे हैं, हिंदी में आपको बोल तो रहे हैं, लिखवा नहीं रहे हैं। लिखवा तो आपको हम आगे वो मतलब वो जो आपको हम पीडीएफ देंगे ना, उसमें वो सारा चीज हिंदी में भी होगा, ठीक है, और आगे 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 ना हम हिंदी में आपको लिखते हैं सब कुछ, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है ना कि इंटरनल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को वो क्या करेगा, सबवर्ट करेगा। इसका मतलब आप समझ गए। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास क्या है कि पार्टी फोरम पे कैंडिडेट का जो अदर एलिजिबिलिटी है ना, वो डिस्कस नहीं किया जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जो पैसा जो आएगा कैंडिडेट, जो कैंडिडेट आपको, जिसके पास पैसा होगा या जो पैसे दे के आपको टिकट खरीदेगा, ठीक है, आप उसको आप टिकट दीजिएगा। तो इस तरीके से पार्टी का जो पूरा जो अंदरूनी जो आपको लोकतंत्र है ना, वो उस पे वो कहीं ना कहीं वो आघात करता है, ठीक है। तो अब देखिए, यस। तो अब बात करते हैं मसल पावर इन इलेक्शन। चुनाव में जो बाहुबल का जो प्रयोग होता है, तो देखिए यहाँ पर आप देखिएगा ना, तो क्या है कि जो क्रिमिनल जो एमपी हैं, आपराधिक रिकॉर्ड वाले जो आपको एमपी हैं, ठीक है, एमपी विद क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है, तो जो आपराधिक मामले वाले जो एमपी है ना, उसका अगर आप संख्या देखिएगा ना, तो ये आपको 2004 में है ना,
ये आपको 159 एमपीज थे। अगर यही आप 2019 में देखिएगा तो ये 43% हो गया। ठीक है, उसमें भी अगर आप सीरियस चार्जेस वाला देखिएगा, ठीक है, सीरियस चार्जेस मतलब इससे भी ज्यादा सर। हाँ बढ़ गया ना। 2004 में 2004 में आपको 159 था, ठीक है, 2019 में जी, आपको 233 हो गया। ठीक है, अगर वही आप सीरियस चार्जेस देखिएगा जो गंभीर मामले हैं, ठीक है, जघन्य अपराध। हाँ जघन्य अपराध जिसको बोलते हैं, तो उसमें आप देखिएगा कि 29% एमपी, ठीक है, जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस है। सीरियस चार्जेस में क्या आता है आपको? मर्डर आता है, रेप 392, आता है, 397, हाँ 394। क्राइम अगेंस्ट वीमेन आता है। मतलब इस टाइप के जो चार्जेस होते हैं वो आपको 29% एमपी है। सर उसमें भी अगर बिहार आप, उसमें से तीसरे नंबर पे है। हाँ हाँ बिहार, हाँ बिहार उसमें हाँ तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो उसमें उसमें से भी देखिएगा, अगर पार्टी वाइज अगर हम देखेंगे ना, तो जो बीजेपी है, बीजेपी का आपको 88% एमपी के पास है ना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ठीक है। कांग्रेस में आपको वो 84% है। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें एक बात आप समझिए कि क्या होता है ना, कई बार की चूंकि राजनीति है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे चार्जेस है ना आपको पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होते हैं, ठीक है। आपको आपके ऊपर बहुत सारे मतलब जो अपराध जो चार्जेस है ना, जो आरोप है ना, वो राजनीति से प्रेरित भी आपके ऊपर बहुत सारा आरोप लगाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसीलिए हम आपको है ना सीरियस सीरियस चार्जेस का बात बोले, जो गंभीर मामले हैं, ठीक है। तो उसमें आप देखिएगा तो 29% जो आपको एमपी अभी जो हमारे हैं, उनके ऊपर ये काफी ज्यादा सीरियस चार्जेस है। तो देखिए मनी पावर और मसल पावर को अगर हम देखेंगे ना, सर तो क्या है, दोनों में सेम ही है, बीजेपी और कांग्रेस का 88%, 84% बाहुबल और उसमें भी धनबल में भी। हाँ 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 उसमें भी, ठीक है। तो तो देखिए उसमें भी, इसमें क्या है ना कि मनी पावर और मसल पावर क्या है, आप देखिएगा तो दोनों लिंक है। क्योंकि एक कोई भी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उसका मोटिव क्या है, उसका मकसद क्या होता है? मेन मकसद तो मेन उसका पैसे बनाना ही होता है ना, है कि नहीं? तो जिसके जो जिसके पास वो है, मतलब जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड के, मतलब जिनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो जो बाहुबली है उसके पास क्या है, उसके पास पैसे भी आपको बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है कि इस तरीके से देखिएगा तो मनी और मसल है ना, दोनों एक तरीके से आपको क्या है, एक लिंक है, दोनों में एक रिश्ता है आपस में, ठीक है। दोनों एक दूसरे को है ना प्रमोट करता है। और उसमें देखिए मसल पावर इलेक्शन के बढ़ने का कारण क्या होगा, क्या हो सकता है? तो देखिए क्या है, आप ये वोहरा कमेटी का नाम सुने हैं आप लोग? यस सर। यस सर। यस ठीक सर। है, तो देखिए जो वोहरा कमेटी है ना, वोहरा कमेटी ने भी ये जो आपको क्या बोलते हैं, नेता और अपराधी का जो आपको नेक्सस है ना, क्रिमिनल और पॉलिटिशियंस का जो गठजोड़ है, ठीक है, उसके बारे में आपको ये वोहरा कमेटी ने भी बोला था। तो देखिए, तो ये आप देखिएगा तो नेक्सस काम कैसे करता है। देखिए क्या होता है ना कि जो हमारा जो भी चूंकि हम क्या बताएं कि एक आपको हर एक, मतलब एक पार्ट कोई भी आपको मान लीजिए एग्जांपल देना है कि मान लीजिए किसी पार्टी का कोई एमपी है, ठीक है, या एमएलए है किसी क्षेत्र में, ठीक है, और उसके क्या है, उसका अपना एक रसूख है। क्योंकि वो एमपी है, एमएलए है, वो गवर्नमेंट में है, तब तो उसका बहुत सारा रसूख होगा। मान लीजिए वो अपोजिशन में भी है, ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं क्या होता है, कुछ ना कुछ तो ये रसूख होता ही है ना, ताकि वो अपने रसूख का इस्तेमाल है ना, उस जो क्रिमिनल होता है, जो लोकल क्रिमिनल्स होता है, उसको वो प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो वो क्रिमिनल को क्यों प्रमोट करता है? तो क्रिमिनल को इसलिए प्रमोट करता है क्योंकि क्रिमिनल क्रिमिनल क्या है, क्रिमिनल का तो आपको देखिए दो एंगल इसमें आ जाता है। एक तो क्या है, एक डर भी होता है, ठीक है। अगर वो कहीं जैसे शहाबुद्दीन है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे जैसे शहाबुद्दीन था, ठीक है, तो उसका क्या था, अपने एरिया में क्या था, टेरर था, खौफ था, है ना। और कुछ एमपी एमएलए, और वहीं पर आप देखिएगा तो कुछ लोग शहाबुद्दीन को हो सकता है कि रॉबिनहुड भी मानते होंगे, ठीक है, उनके लिए उसने कुछ अच्छा काम भी किया होगा। तो वो क्रिमिनल है ना, अपना इस्तेमाल है ना, वो दोनों तरीके से करता है।
एक तो बहुत आपको, शांत है। और वो क्यों करता है, और वो ऐसा क्यों कर पाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो राज्य है ना, जो स्टेट है ना, वो आपको सही से जो सर्विसेज है वो आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा है। आपके पास अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई आपका जमीन कोई हड़प लिया, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, अगर आप कोर्ट में जाइएगा, पुलिस में जाइएगा, तो आपको हो सकता है पुलिस आपका बात ना सुने, ठीक है, आपका रिपोर्ट ना लिखे, आपके एफआईआर ना लिखे, कोर्ट में आप जाइएगा तो कोर्ट में आपको उसको सुनवाई करने में आपको 40-50 मतलब 10-15 साल लग सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में लोग कहाँ जाता है, तो यहाँ पे फेलियर किसका है, स्टेट का है ना, कि स्टेट आपको सर्विस डिलीवर नहीं कर पा रहा है। जब स्टेट डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो जो वैक्यूम बनता है, जो एक खालीपन क्रिएट होता है सिस्टम में, तो उसको कौन भरता है, उसको ये क्रिमिनल भरते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्रिमिनल है ना, दोनों तरीके से अपने जो इन्फ्लुएंस है ना उसका, वो जो प्रभाव है उसका इस्तेमाल करते हैं। एक तो डराने धमकाने के लिए भी करते हैं, और दूसरा आपको ये जो हमारा जो स्टेट का फेलियर है उसको भी, वो ये जो उसके कारण जो गैप क्रिएट होता है उसको भी भरने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए क्या नेक्सस जब हम बता रहे थे, तो किसी पार्टी का एमएलए एमपी है, मान लो किसी क्षेत्र का, तो उसके कंस्टिट्यूएंसी में मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, ठीक है, तो वो उसको है ना वो प्रमोट करने की कोशिश करेगा, मतलब करता है कि ताकि वो इलेक्शन के समय क्या करेगा, उसके काम आएगा, ठीक है। वो इलेक्शन के समय आपको कैसे काम आ सकता है, हो सकता है कि आपको, जैसे हम क्या बताएं कि मनी और मसल है ना, दोनों लिंक है, तो वो उसके पास क्या होता है, क्रिमिनल के पास अपना क्या है, अंडरग्राउंड नेटवर्क होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आपको जो आप पैसे जो आप जो खुल के आप पैसे आप नहीं बांट सकते हो, ठीक है, पैसों का आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, पैसों का आप हवाला के थ्रू ट्रांजेक्शन आप कोई कैंडिडेट नहीं करेगा ना, तो उसके लिए वो किसका इस्तेमाल करेगा, क्रिमिनल्स का इस्तेमाल करेगा ना। अनअकाउंटेड मनी का इस्तेमाल करने के लिए किसका किसका वो आपको वो करेगा, किसका सहारा लेगा, वो क्रिमिनल का ही सहारा लेगा ना, अपराधी का ही सहारा लेगा। तो इस तरीके से ना ये पूरा नेक्सस है क्रिमिनल और पॉलिटिशियंस के बीच में, दोनों एक दूसरे के ऊपर है ना वो करते हैं, दोनों एक दूसरे का मतलब सहयोग करते हैं, ठीक है। और एक समय क्या होता है, क्रिमिनल जब काफी बड़ा हो जाता है तो उसका अपना एक आपको वो होता है, उसका अपना एक राजनीतिक उसका एस्पिरेशन जगता है, ठीक है, कि हमें भी एमपी बनना है, एमएलए बनना है, ठीक है। तो वहां पे जाके वो क्या करता है, खुद चुनाव लड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से है ना ये पूरा जो नेक्सस है क्रिमिनल और पॉलिटिशियंस का, वो आपको ऑपरेट करता है, क्योंकि वो क्या है, दोनों दोनों क्या है ना एक दूसरे के काम आते हैं। और इसी चीज को है ना वोरा कमेटी भी इस चीज को क्या किया था, हाईलाइट किया था। जब वो ये कमेटी बना था, किसके लिए बना था, जो क्रिमिनलाइजेशन जो अब जो पॉलिटिक्स राजनीति का जो अपराधीकरण है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको उसको उसके बारे में बताने के लिए वोरा कमेटी का आपको वोरा कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। सर ये कब समझ किया गया गया था ना, सर बोहरा कमेटी? ये शायद 1993 में किया गया था सर। लेकिन सर अभी इसको रोकने के लिए कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है आगे हम बात कि जो करेंगे ना, अपराधी। यस। आगे हम बात करेंगे, जब रिफॉर्म का बात करेंगे ना तो उसमें हम बताएंगे आपको। अब देखिए सबसे, सर जैसे चुनाव में बाहुबली ये हेडिंग देंगे तो हाँ इसके अंदर क्या क्या चीज लिखना पड़ेगा देखिए और इसके सारा अंदर, परसेंटेज? हाँ इसके अंदर है ना इसके अंदर आप परसेंटेज को लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बोहरा कमेटी है, ठीक है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो हम बताएं क्रिमिनल और पॉलिटिशियन के बीच में जो नेक्सस है, जो गठजोड़ है, जो साठगांठ है, ठीक है, कि वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं, सर इसमें ठीक है। जो आप एग्जाम्पल में तो नहीं चैलेंजेस डाल बताए सकते हैं हैं ना, सर, क्या क्या, सर आप एग्जाम्पल जो में ये तो नहीं डाल चैलेंजेस सकते ना बताए सर, हैं ये दोनों में लिखा सकता है क्या? एक एक करके बोलिए ना। जो अभी बोल सर रहे हैं। चैलेंज का बता रहे हैं, हम्म ये चैलेंजेस जो है वो दोनों में हम्म। लिखा सकता है आरपी एक्ट 1950 या 51? कल जो बताए थे वो, जी मतलब ये जो लिखा रहे हैं उसी का ना पार्ट है? अरे नहीं, वो तो कल हम आपको चुनाव को जो ये क्या बोलते हैं कराने का जो पूरा वो आपको ये क्या बोलते हैं, ये जो लीगल जो प्रोविजन है ना, यस सर। जो कानूनी जो प्रावधान है ना, वो उसके बारे में हम आपको बताए थे कल, ठीक है। जी सर। और उसी में भी जब हम आगे बात करेंगे ना आपको, यस। तो उसमें है ना आपको बहुत सारे आपको वो आएंगे, जो जो हम कल आरपी एक्ट जो बात किए थे ना, उसके बहुत सारे सेक्शन क्या है ना बात करेंगे। जैसे कि आप यहीं पे देखिए ना, जो आप मनी पावर जैसे हम आपको लिखवाए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर कल हम आपको सेक्शन 123 बताए थे ना आरपी एक्ट का 1951 का,
अगर आपको याद होगा तो, यस जिसमें हम आपको क्या बताए थे, करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताए थे ना। जी। तो उसमें हम आपको क्या बताए थे कि ब्राइबरी क्या है, एक प्रकार का करप्ट प्रैक्टिसेस यस है ना। तो यहाँ पे वो चीज आ जाएगा ना कि जो ब्राइबरी है वो क्या है, आपको आरपीआई के थ्रू अगर देखिएगा तो क्या है, करप्ट प्रैक्टिसेस में काउंट होता है। अगर आप कैंडिडेट अगर पाया जाता है तो उसका जो इलेक्शन है वो उसको इनवैलिडेट कर दिया जा सकता है, रद्द कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो वो कल है ना आपको पूरा लीगल प्रावधान बताए थे कि चुनाव को कराने का क्या क्या जो पूरा जो लीगल प्रोविजन है ना, उसके बारे में कल हम आपको बताए थे। उसी सर में बोल रहे हैं सर हाँ, ये जो बीजेपी और कांग्रेस वाला डेटा तो नहीं डालेंगे ना आंसर में? नहीं डाल सकते हैं। और सर आंसर में किसी पार्टीज का नाम इंक्लूड कर सकते हैं सर? हाँ, यहाँ पे देखिए वैसे वैसे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा है तो अवॉइड ही कीजिएगा, लेकिन आप ओवरऑल एमपी के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ वो इसलिए पूछ रहे सर। ओके अगर सर हाँ। वोरा कमेटी अगर डालेंगे तो वोरा कमेटी में किसी एमपी का नाम डाल सकते हैं एग्जांपल नहीं 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 डाल नहीं, नाम नहीं डालना है आपको, सीधा आपको बताइएगा कि वोरा वोरा कमेटी ने ये क्या बोलते हैं, नेता और अपराधी का जो गठजोड़ है उसको उन्होंने उसके बारे में क्या बोलते हैं हाईलाइट किया था, उसके बारे में उन्होंने भी बताया था, ठीक है। कि दोनों एक दूसरे को, ये सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, ठीक है। देखिए, आप देखिए तीसरा, देखिए क्या, लैक ऑफ इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब क्या, आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन का अभाव। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या आप लोग बता सकते हैं कोई? यस, सेट ऑफ गाइडलाइंस है इलेक्शन बताइएगा। कमीशन के द्वारा। सेट ऑफ गाइडलाइंस है सर, इलेक्शन कमीशन के द्वारा इशू किया जाता है टू रेगुलेट सर कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टीज को बिफोर इलेक्शन। ठीक है, ठीक है। देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर हम बात करेंगे ना, तो देखिए इसका नाम से आपको क्लियर हो रहा है, इसका मतलब क्या है ना कि ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, ये आपको कुछ दिशा निर्देश आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये, और इलेक्शन कमीशन और ये आपको जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं दोनों ने मिल के ये मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप किया है, उन्होंने बनाया है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्शन कमीशन दोनों ने मिल के इस पूरे जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना, आपसी सहमति के बाद ये पूरा आपको कोड ऑफ कंडक्ट बना है, ठीक है। तो ये मिलनी क्या है ना कि चुनाव के समय क्या होता है ना, बहुत सारी गतिविधियां होती है, ठीक है। जैसे हम आपको क्या बताएं कि आपको ये कि क्या होता है ना कि चुनाव के समय क्या होता है कि आपको बहुत सारी, क्योंकि हर किसी को चुनाव जीतना होता है, ठीक है। तो उसमें आप देखिएगा तो क्या होता है कि जो आपको गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसके पास तो बहुत सारे संसाधन है ना। तो वो अगर चाहेगी तो सरकारी संसाधनों का प्रयोग कर सकती है अपने चुनाव प्रचार के लिए, ठीक है, या अपने एजेंडे को आगे करने के लिए। तो अगर वो करेगी तो क्या वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगा? क्या क्या अपोजिशन और सरकार के बीच में दोनों एक लेवल पर रहेंगे? नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि इलेक्शन क्या है, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतने के लिए जाता है, हर कैंडिडेट जीतने के लिए जाता है। तो वहां पे क्या होता है ना कि हीट ऑफ द मोमेंट में है ना, आप बहुत सारी चीजें है ना गलत बोल जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे आप एलिगेशंस आप गलत लगा के चले जाते हो, ठीक है। किसी के बारे में आप बहुत सारी मतलब जो बातें नहीं बोलनी चाहिए वो सारी बातें आप बोल जाते हो। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो पूरा एक गाइडलाइन पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने मिल के बनाया है कि ड्यूरिंग इलेक्शन हम कैसे अपने आप को क्या करेंगे ना, कंडक्ट करेंगे, अपने आप को ना कैसे हम प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, पूरे चुनाव प्रक्रिया में। उसके बारे में आपको ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बताता है। तो अगर आप बता सकते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब बना था? सर उसके बारे में पहली बता बार सकते हैं? 1962 स्टेट असेंबली में ओरिजिन हुआ था सर पहली बार, और 1962 में लोकसभा में सर कुछ जगह हुई थी, और 1992 से इफेक्टिवली होने लगी। हाँ हाँ 1962 में केरल में लगा था। हाँ, 1960 1960 में। 1960 में हुआ था, और 1962 में जनरल असेंबली में हाँ हुआ हाँ, था। ठीक है। तो 1960 में ना इसका सबसे पहले इसको वो किया गया था, डेवलप किया गया था, ठीक है। उसके बाद से है ना इसमें बहुत सारे उसमें चीजों का है ना एड ऑन किया गया, बहुत सारे चीजों को है ना जोड़ा गया है। अगर इसका आप इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन देखिएगा ना, इसका जो कारगर इसका जो आपको इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको जो टीएन सेशन जो हम बताए थे ना,
जो इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका Yes, जो sir. कार्यकाल था ना, उसके बाद से है ना इसको इलेक्शन कमीशन ने पूरा आपको लेटर और Effectively. हाँ पूरे कारगर तरीके से इसका कार्यान्वयन करना शुरू किया, इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। ये आपको सेशन वाले TN सेशन वाले के जो रेजिम था उसमें स्टार्ट हुआ। तो देखिए, तो उसमें देखिए क्या है ना कि इसमें आपको मेनली आपको 8 पार्ट है, ठीक है, 8 पार्ट है। उसमें आपको ना अलग अलग पार्ट में ना, जैसे कि कुछ में आपको लिखा हुआ है कि सरकार, कुछ पार्ट में है कि सरकार को कैसे बिहेव करना है, जैसे कि सरकार कोई आपको प्रोजेक्ट ये सब आपको क्या है अनाउंस नहीं कर सकती है नया, ठीक है, कोई नया आपको चीजों का शिलान्यास नहीं कर सकती है, या अब सरकारी खर्चे से आप पॉलिटिकल मतलब जो एड वगैरह आता है चुनाव से पहले, वो आप चुनाव के समय आप वो एड नहीं दे सकते हो, ठीक है। आप कैसे आप जुलूस निकालोगे, कैसे आप रैली करोगे, पोलिंग बूथ जो होता है, ठीक है, उस पे आपका कैसे, जो आपका पोलिंग एजेंट है उसका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है, या आपको ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, ठीक है, उसको आप कैसे उसको आपको कब रिलीज करना है, उसमें आपको क्या क्या बातें आपको डालनी है, ठीक है। ये सब सारी चीजों को जो आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो इसके बारे में बात करता है। तो इसको अगर आप देखिएगा तो इसका एक लाइन में क्या निष्कर्ष में कर सकता है कि ये आपको मेनली जो एथिकल कंडक्ट है ना, कि आपका जो आपका जो व्यवहार है, ठीक है, वो एथिकल होना चाहिए, और जो अनफेयर प्रैक्टिसेज है, ठीक है, उसको रोकने के लिए ये आपको पूरा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पूरा वो है, मोटिव है, पूरा उद्देश्य है। तो इसमें अगर आप देखिए ना, तो इसमें दिक्कत क्या हो रहा है ना, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की हम बात करते हैं, तो ये क्या है कि आपको ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई कानून नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये आपको बस एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, ठीक है। ये आपको एक सिर्फ दिशा निर्देश है, ठीक है। तो ये क्या है ना, एक तरीके से आप देखिएगा ना, तो इसका एक क्या बोलते हैं कि एक वॉलंटरी एक तरीके से ये के तौर पे काम करता है, ठीक है, कि आपको कि हमको इस चीज को फॉलो करना है। लेकिन क्या है कि अगर आप इस चीज को वायलेट करते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी कैंडिडेट है, वो किसी किसी क्या बोलते हैं कि किसी भी कैंडिडेट के बारे में आपको कुछ गलत बोल दिया, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि इलेक्शन कमीशन आपको एक नोटिस देगा, ठीक है, कि आपने ऐसा क्यों बोला, और आपको उसको रिप्लाई करना होता है, बस, ठीक है। सर, हाँ, चुनावी प्रचार के दौरान सरकारी खजाना का भी तो उपयोग नहीं किया जाता है ना? तो वही हम आपको बताया नहीं है कि शुरू में हम आपको बताया नहीं है कि सरकार जो है उसके पास, सरकार में उसके पास संसाधन सारे हैं, ठीक है, तो संसाधन का वो प्रयोग करेगी, तो अपोजिशन के साथ वो बराबरी के लेवल पे नहीं रहेगी ना, तो हम अभी आपको सर बताए जो ना। PM मोदी के खिलाफ जो अति किया गया है, कि आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, TMC जो कोई MP है, हाँ हाँ, मतलब शिकायत किया है ना TMC का जो कोई MP है सर? अरे देखिए वो सब पॉलिटिकल अरे हाँ एलिगेशन। सर, वो हेलीकॉप्टर लेके उड़ गए थे कहीं। अरे हर बार होता है सब यार। अरे देखिए वो सब है ना, वो राजनीति है, वो सब आप भैया वो MCC सब बाद लीगल में, नहीं ना है, तो होते रहेगा वो ठीक है। वो सब देखिए होते अभी रहेगा। तो अभी देखिए ये क्या सब है। नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है अभी। हाँ चलिए, क्लास खत्म कर लेंगे, इन्वेस्टिगेशन। तो उसके बाद राजनीति बात कीजिएगा, थोड़ा खत्म करने दीजिए हमको। सर ये एक राजनीति डाउट है कि जैसे आप बोले सर ये लीगल मतलब लॉ नहीं है, सिर्फ हाँ हाँ, गाइडलाइन है, तब भी तो एक्शन लेता है ना चुनाव आयोग। तो वही हम आपको बता रहे हैं ना कि क्या एक्शन लेता है, वही तो हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट किसी के बारे में कुछ गलत बोला, तो वहां पे ज्यादा इलेक्शन कमीशन क्या कर सकती है, नॉर्मल जो सिचुएशन होता है उसमें क्या करती है कि वो आपको नोटिस दे देगी, है ना, कि भैया आपने ऐसा ऐसा क्यों बोला। अगर आप डेटा खोजिएगा ना कि इलेक्शन कमीशन ने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन पे क्या कार्रवाई किया है, तो आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था ना, तो इलेक्शन कमीशन से डेटा मांगा गया था, लोगों ने डेटा मांगा कि आप बताइए कि हाल फिलहाल में जितने भी आपको ये वायलेशंस हुए हैं उस पे आपने क्या एक्शंस लिया है, तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई डेटा नहीं था, ठीक है, वो बताने के लिए।
और वो क्या एक्शन लेगा, क्योंकि उसके पास क्या है ना, कोई लीगल प्रोविजन, कोई लीगल प्रावधान है ही नहीं, कोई कानून है ही नहीं कि अगर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हैं तो आपको हम फलाना फलाना आपको सजा दे सकते हैं। अगर आप देखिए उसमें भी क्या है ना, ये आपको उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए कोई लीगल प्रावधान नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप, जैसे कि आप अपने स्पीच में, ठीक है, किसी कास्ट के नाम पे आप लोगों से वोट मांग रहे हैं, ठीक है, आप रिलीजन के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन पे आपके ऊपर वो कोई आपके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। वो एक्शन आपको किस चार्ज पे लिया जाएगा, कल हम आपको बताए थे ना, 1951 से। हाँ, सेक्शन 123 जो बताए थे आपको हम, करप्ट प्रैक्टिसेस, उसके तहत लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी कम्युनिटी के बारे में आप हेट स्पीच दे रहे हो, हेट स्पीच मतलब समझ रहे हो ना आप? जी सर। भड़काऊ भाषण। भड़काऊ भाषण। हाँ, भड़काऊ, किसी के बारे में आप किसी भी समुदाय के बारे में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, तो आपको वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे आपको उसके ऊपर कोई वो नहीं किया जाएगा, मतलब कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। उसको आप मतलब आपको कार्रवाई किस प्रावधान के तहत किया जाएगा, वो उसके लिए 153A IPC, ठीक है, भारतीय दंड संहिता का जो 153A जो आपको वो है ना, जो प्रावधान है, उसके तहत आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब क्या है ना, कि चूंकि क्या है कि ये इसके पास कोई लीगल बैकिंग नहीं है, इसको कानून के द्वारा इसको कोई आपको ये इसको बैक नहीं किया गया, इसको कानून के द्वारा कोई इसको मतलब कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा ना कि आपको वायलेशंस मिलेंगे, ठीक है। तो और उसमें भी आप देखिएगा तो क्या है कि जैसे कि अगर हाल फिलहाल के डेट में देखिएगा तो जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, मतलब जो राजनीतिक जो भाषण होता है उसका स्तर आप देखिए, ठीक है, उस पे किस प्रकार से आपको एक दूसरे के ऊपर आपको मतलब जितना पर्सनल आप जा सकते हो, ठीक है, वहां तक लोग जाते हैं, है ना। तो वो क्यों जाते हैं, क्योंकि भाई आप उसमें कुछ, आप किसी को, आप इलेक्शन कमीशन कुछ कर ही नहीं पाएगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जब बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो इलेक्शन कमीशन कुछ करती है। तो जैसे कल हम आपको एक केस का नाम बताए थे ना, MS गिल, याद है आपको? यस यस सर। तो देखिए, तो वो जो है ना, वो इलेक्शन कमीशन के पास हमेशा अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो एक केस हुआ भी था, जैसे 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था ना, तो वहां पे ठीक उससे पहले यूपी में है ना एक राइट हुआ था, मुजफ्फरनगर राइट हुआ था। तो उस समय का जो माहौल था ना यूपी का, काफी मतलब सेंसिटिव माहौल था। उस केस में अभी जो गृह मंत्री है भारत के, उन्होंने कुछ मतलब काफी मतलब एक प्रकार से उग्र उनका कुछ स्टेटमेंट आया था, ठीक है। और सामने से भी एक जो अपोजिशन पार्टी है वहां से भी एक आजम खान थे, उनका भी एक स्टेटमेंट आया। तो चूंकि क्या है, इलेक्शन कमीशन के पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में के तहत कोई एक्शन लेने का उनके पास राइट नहीं है, ठीक है। लेकिन उनको क्या है, चुनाव के दौरान वो स्पीच दिया गया था, तो उनको सेंसर करना जरूरी था, उनके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी था। तो इलेक्शन कमीशन ने जो कल हम आपको वो जजमेंट बताए थे ना, वो जजमेंट जो उनको असाधारण शक्ति देता है, MS गिल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो बताए थे हम, उस जजमेंट के थ्रू जो इलेक्शन कमीशन का पावर है, उस जजमेंट का पावर का इस्तेमाल करते हुए है ना, दोनों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि आप इतने दिनों तक आप कैंपेन नहीं कर सकते हो। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि बहुत है ना, बहुत सीमित है कि अगर आप कुछ वायलेशन करते हो तो आप चुनाव के दौरान है ना, आपके ऊपर कोई खास मतलब उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं ले पाती है, ठीक है। उसके बाद लेकिन देखिए इसके अंदर क्या है ना, आपको एक प्रावधान है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन है ना कुछ एक्शंस ले सकती है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, ठीक है। तो वो लेकिन आज तक उन्होंने अभी कभी लिया नहीं है। तो वो आपको है ना, ये इलेक्शन सिंबल्स, कल हम आपको बताया था ना, वो कोई बता सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी में क्या डिफरेंस होता है? और स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज हुआ, उसके अलावा सवाल रिकॉग्नाइज, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड पार्टी सर, उसमें उसका सिंबल का मान्यता होता है। हाँ देखिए,
तो ये है ना, देखिए, इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, अगर इसको हम हिंदी में अगर हम इसको लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा मतलब देखिए क्या है कि ये जो पूरा है ना, ये जो आपको ये जो रूल है जिसको बोलते हैं इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, उसका जो उसके अंदर एक प्रावधान है क्लॉज 16 है, वहां पर है ना इलेक्शन कमीशन एक एक्शन ले सकती है। वो ये कर सकती है कि जो रिकॉग्निशन है ना पॉलिटिकल पार्टीज का, उसको है ना वो रद्द कर सकती है। तो हम आपको बताएं कि क्या होता है, जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होता है, जो स्टेट का हो गया या नेशनल का हो गया, उनको क्या है, उनको कुछ प्रेफरेंस मिलता है जो हम आपको कल बताए थे, है ना। हाँ सर, तो फिक्स चुनाव चिन्ह। हाँ, तो अगर उनसे अगर उनका रिकॉग्निशन इलेक्शन कमीशन छीन लेती है तो वो उनको जो भी वो बेनिफिट है ना वो नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने आज तक है ना अपने इस क्या बोलते हैं, अपने इस पावर का है ना आज तक उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है, कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टीज का रिकॉग्निशन को वो मतलब छीन छीन ले, चूंकि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप उनके पास कोई लीगल बैकिंग नहीं है, ठीक है। अगर उनको एक्शन लेना है तो उनके पास सिर्फ दो रास्ते अवेलेबल है। एक क्या है कि आपको जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में के तहत अगर कोई वायलेशन हो रहा है, वहां से आप उनको वो कर सकते हो, दंडित कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, ये जो हम आपको बताए हैं, ये जो ऑर्डर है, इसके थ्रू आप पॉलिटिकल पार्टीज को आप वो कर सकते हो, दंडित कर सकते हो। तो उनके पास सिर्फ है ना यही दो तरीका है जिसके थ्रू वो कुछ एक्शंस ले सकते हैं, अगर अगर कुछ मतलब ऐसा मतलब उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन दिखता है तो। अब देखिए क्या मिस इन्फॉर्मेशन एंड और सर वो एक्ट का नाम एक बार फिर से बोलिए ना। क्या बोल रहे हैं, पीछे वाला स्लाइड कीजिए ना सर। हिंदी में देखना है आपको। हाँ हाँ, एक्ट का जो नाम था ना, ब्रैकेट के बाहर। देखिए, चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 का खंड 16A क्लॉज 16 है, ठीक है। आदेश, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, अब देखिए क्या है कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, ये आपको नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। पता है कौन लिखा है? मतलब आज के डेट में क्या देखिएगा, आज के डेट में अगर देखिएगा तो क्या ये बहुत ज्यादा आपको पीक पे है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये चरम पे है। खास तौर से वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम क्या है कि सोशल मीडिया के एज में जी रहे हैं, सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, जहाँ पे व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, बहुत सारे रास्ते आपके पास है, ठीक है, जिसके थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको आप मतलब आग की तरह आप उसको फैला सकते हो, किसी भी चीज को, ठीक है। तो ये जो है ना, और आप देखते भी होगा कितने सारे फेक न्यूज आपको इलेक्शन के समय फैलाए जाते हैं, है ना। तो वो ये है ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, गलत सूचना और दुष्प्रचार, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, ये आज के डेट में इस डिजिटल एज में जो भी आपको इलेक्शंस हो रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है। क्योंकि क्या है ना कि इसके थ्रू पूरे इलेक्शन का है ना आउटकम आपको वो हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। जैसे कि हम आपको, और अब आप देखिएगा तो क्या हो रहा है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ठीक है, कृत्रिम जिसको बुद्धिमत्ता बोलते हैं, ठीक है, और डीप फेक टेक्नोलॉजी आ गया है। तो उसके थ्रू क्या होगा, डीप फेक टेक्नोलॉजी में आप देखिएगा तो क्या होता है कि आपको आपका जो हूबहू इमेज है, ठीक है, वो उसका आपको रेप्लिकेशन हो सकता है, हूबहू उसका कॉपी हो सकता है, साउंड का भी रिप्लेशन है। हाँ, आपके आवाज का हूबहू आपका कॉपी हो सकता है, ठीक है। तो और इसका है ना इस्तेमाल किया भी गया है, ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है ना उसका अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ है ना कुछ राज्यों का, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे, तो इन सब जगहों पे ना उसका इस्तेमाल किया भी गया है। जैसे कि तेलंगाना में क्या हुआ था ना कि एक कैंडिडेट को है ना ये पैसे लेते दिखाया गया, और बाद में पता लगा ना कि वो एक डीप फेक, हाँ मिलेगा मिलेगा, ये क्या बोलते हैं नोट्स, तो डीप फेक, बाद में पता लगा ना कि वो वीडियो है ना डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था। अगर उसी में आप देखिएगा ना
तो क्या था कि ये मैं एक अलग एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान में भी जो इलेक्शन हुआ है ना, वहां पे भी है ना इसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन वहां पर है ना काफी सही इस्तेमाल किया गया था। अगर देखिएगा वहां पे, तो वहां पे क्या हुआ था ना कि जो इमरान खान है वो आपको अपोजिशन का लीडर, वो आपको जेल में बंद है। तो उनका जो सपोर्टर है ना, वो उनके हूबहू आवाज में, ठीक है, वो उनके उनके पार्टी का जो रैलीज होता था, उनके पार्टी को तो खैर इलेक्शन कमीशन ने वो कर दिया था, उनके रद्द कर दिया था। तो उनके कैंडिडेट जहां भी, उनके सपोर्टेड कैंडिडेट जहां भी चुनाव करने जाते थे ना, तो वो उसके उनके आवाज में है ना इलेक्शन स्पीच को वो करवाते थे, मतलब वो करते थे उसको, लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे। वो बंदा जेल में है, ठीक है, लेकिन उसका जो मैसेज है ना, उसको वो डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो लोगों के बीच में उसको लेके जा रहा था। तो उसका एक पॉजिटिव, उसका वो हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे क्या ना, ज्यादातर उसको ना मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए उसका आपको इस्तेमाल आपको अब किया जा सकता है। और ये जो कंसर्न है ना, उसको हर कोई हाईलाइट कर रहा है। जो आपको अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजीव कुमार, उन्होंने भी इस चीज पे काफी जोर दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने इस चीज को टैकल करने के लिए है ना एक इनिशिएटिव भी लिया है, वो हम आपको आगे बताएंगे कि क्या। गूगल के साथ अगर आप करंट अफेयर फॉलो करते हुएगा, तो इलेक्शन कमीशन ने गूगल के साथ है ना कोलेबोरेशन किया है, जिसमें ये जो जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको रोकने के लिए वो गूगल का आपको हेल्प लेगा, जो जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। अब उसमें देखिए, एक तो आपको क्या हो गया, सोशल मीडिया हो गया। इसमें कैसे कैसे हो सकता है, एक सोशल मीडिया हो गया, दूसरा क्या होगा, एआई कहिए, एआई कहिए, डीप फेक टेक्नोलॉजी कहिए। अब देखिए, तीसरा आपको क्या है, बायस्ड ओपिनियन पोल, जो कल आप लोग मुझसे कोई पूछे थे ना। जो पक्षपाती ओपिनियन पोल है, ठीक है, वो ये एक कंसर्न हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें देखिएगा तो क्या होता है कि आप कोई भी जो कैंडिडेट, मतलब कोई भी जो वोटर होता है, वो मेनली जो मान लीजिए किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, ठीक है, तो वो आपको मेनली वो हर कोई क्या सोचता है कि भाई हमारा वोट है ना वेस्ट ना हो, हमारा वोट है ना बेकार ना जाए। तो कई बार वो क्या करता है कि जिसके बारे में आपको माहौल दिखता है ना, जिसके बारे में एक परसेप्शन बन रहा होता है कि फलाना कैंडिडेट जीत रहा है, तो वहां पे बहुत बहुत बार कैंडिडेट वहां पे जाके, सॉरी, बहुत बार वहां पे जाके वोटर क्या करते हैं, आपको वोट गिरा के आते हैं। मतलब जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जिनका रुचि नहीं होता है, ठीक है, तो इसको है ना, तो इस तरह, तो वहां पे क्या है ना, ये ओपिनियन पोल है ना, उसमें आपको उस चीज को फैलाने में है ना काफी ज्यादा आपको वो कर सकता है, रोल प्ले कर सकता है, काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। तो इसलिए है ना, जो बायस ओपिनियन पोल है वो एक बहुत बड़ा एक कंसर्न हमारे लिए साबित हो सकता है, ठीक है। और इसी को अगर आप बोलेगा ना, इसी को बोलते हैं, जो हम आपको बोले ना कि माहौल देख के जो आप वोट करते हो, बहुत बहुत बार जो इलेक्टर होते हैं, जो वोटर होते हैं, इसी को है ना बैंड वैगन इफेक्ट बोलते हैं। हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे। तो देखिए, बैंड वैगन इफेक्ट मतलब क्या, ये जैसे हम आपको क्या बोले कि माहौल देख के कोई वोट करने जा रहा था, मतलब क्या है कि एक, अगर आप इसको देखिएगा तो इसका मतलब ये होता है ना कि एक साइकोलॉजिकल आपको वो फेनोमेना है, ठीक है। तो आपको एक मनोवैज्ञानिक फेनोमेना है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो भी आपको लोग हैं, वो आसपास क्या हो रहा होता है ना, उससे इन्फ्लुएंस होकर ना अपने डिसीजन को लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, बायस्ड ओपिनियन पोल जो है, ये आपको बैंड वैगन इफेक्ट जो है, बैंड वैगन जो प्रभाव है उसको काफी हद तक बढ़ा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें इसी के अंदर क्या आ जाएगा, पेड मीडिया, पेड न्यूज, पेड न्यूज, पेड न्यूज और एडवर्टीजमेंट के बीच में आप अंतर बता सकते हैं कोई। सर एडवर्टाइजमेंट में मेनली अपने काम को दिखाते हैं और पेड न्यूज में जो नहीं किया रहता है वो भी दिखाते हैं। नहीं नहीं, देखिए हम, देखिए बात आपका आधा सही है। देखिए क्या होता है ना, पेड न्यूज में इथिक्स क्या का होगा ना, अंतर देखिए होता है। देखिए एडवर्टीजमेंट में क्या होगा ना कि
जब आप एडवर्टीजमेंट दीजिएगा वो तो ओपन हो जाएगा, ठीक है, वो तो क्लियर है कि आप प्रचार कर रहे हो, है ना। जैसे किसी भी आप पॉलिटिकल पार्टी का आप पेपर में ऐड देखते हो तो आपको पता लग जाता है ना कि ये प्रचार है, पता लग जाता है कि नहीं। लेकिन आप पेड मीडिया में क्या होता है ना, पता नहीं, पेड न्यूज में ना पता नहीं लगा पाओगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि क्या होगा ना कि मैं क्या करूंगा कि कोई आपको ये एडिटोरियल लिखूंगा पेपर में, ठीक है, जहां पे मैं सरकार के बारे में ना बहुत सारी मतलब उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखूंगा, ठीक है। तो वो क्या, वो एडवर्टीजमेंट तो नहीं है ना, वो तो आपको नहीं पता लगेगा कि वो एडवर्टीजमेंट है। हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या हो कि किसी को, कोई भी जो जर्नलिस्ट है, ठीक है, उसको उसने पैसे दिए हों, ठीक है, कि उस चीज को छापने के लिए, मतलब उस चीज को लिखने के लिए, तो वो तो एडवर्टीजमेंट के कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वहां पे क्या करो आप, तो वहां पे क्या हो कि आप उस पेड न्यूज के थ्रू क्या कर रहे हो, आप वोटर को आप मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि वो वोटर जो जर्नलिस्ट है उससे वो इन्फ्लुएंस हो सकता है वो वोटर, समझ रहे हो। तो वो जो पेड मीडिया भी है ना, आज के पेड न्यूज का भी जो एक ये जो खतरा है, वो भी काफी ज्यादा आपको एक प्रॉब्लम है आज के डेट में, ठीक है। सर न्यूज़पेपर वगैरह में जो आता है फ्रंट पेज में, तो हाँ वो हाँ एडवर्टीजमेंट हुआ। हाँ हाँ, वो आपको एडवर्टीजमेंट हुआ, ठीक है। लेकिन आपको किसी के बारे में कोई लिख रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें तो आपको थोड़ी ना पता, उसमें तो आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि वो एडवर्टीजमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे बारे में लिखने के लिए क्या है ना, हम किसी को पैसे दिए हैं, वो मेरे बारे में है ना अच्छी बातें लिख रहा है, ठीक है, तो वो आपको हो जाता है पेड न्यूज। और अगर आप किसी को पैसे देके लिखवा रहे हो तो उसमें क्या होगा कि पहला बात तो एक वोटर आपको मिसलीड होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा ना कि आप वो आपका जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है ना उसमें उस चीज को आप शो नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो आपका एडवर्टीजमेंट का पार्ट ही नहीं है, ठीक है। वो तो आप अंडर टेबल आप उसको पैसे दिए हैं ना। तो इस तरीके से पेड न्यूज क्या है कि आपको एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो अभी जो हुआ है ना, अभी जो आपको इलेक्शन का जो डेट अनाउंस हुआ है, वहां पे जो आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मसल पावर और मनी पावर, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ने इन सबको है ना 4M बोला है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसने बोला है कि ये जो 4M's है ना, ये हमारे लिए क्या है, मेजर चैलेंज है, ठीक है। तो आप इसको है ना, आप इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो कि ये जो 4M's है वो आपको एक मेजर चैलेंजेज है। ये आपको जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अकॉर्डिंग टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये जो 4M's है ये आपको इंट्रो या आपको कंक्लूजन, इसमें भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए लैक ऑफ इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा है ना, कि पार्टी के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र है उसका अभाव। तो पॉलिटिकल ये जरूरी क्यों है इंटरनल डेमोक्रेसी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। तो हम आपको क्या बताएं कि आज के डेट में जो हमारा पूरा जो चुनावी प्रक्रिया है उसके सेंटर उसका मुख्य बिंदु कौन है, वो आपको पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं। कि पॉलिटिकल पार्टी आपको चुनाव लड़ाएगी। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आप जीतोगे। अगर आप इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहे हो तो आपको जीतने का चांस है ना बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि हमारा जो पूरा जो हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस है, पूरा जो राजनीतिक प्रक्रिया है, उसमें जो राजनीतिक जो हमारा दल है वो वो आपका एक सेंटर स्टेज पे है, ठीक है। उसका एक मुख्य रोल है हमारे पूरे पॉलिटिकल जो हमारा पूरा राजनीतिक प्रक्रिया है उसको डिसाइड करने में। तो इसलिए क्या जरूरी है कि जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी है उनके बीच में भी है ना क्या हो कि आंतरिक लोकतंत्र होना जरूरी है, ठीक है, ताकि वो आपको सही से आपको पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से टिकटों का आपको बंटवारा हो, ठीक है, डेमोक्रेटिक तरीके से आपको कोई भी डिसीजन लिया जाए। और आज के समय में देखिएगा तो क्या है, पॉलिटिकल पार्टी को खास तौर से जब से एंटी डिफेक्शन लॉ आया है तो उनके तहत क्या है, पॉलिटिकल पार्टी और ज्यादा पावरफुल हो गया है। उसमें देखिएगा तो क्या है कि पार्टी क्या है, विप जारी करती है ना, अगर आप पढ़े हुएगा तो पार्टी क्या है, विप जारी करता है। अगर मान लीजिए आपको किसी लेजिस्लेशन के फेवर में, मतलब लेजिस्लेशन के बारे में अगर आपको कोई आ रहा है, कोई भी कानून आ रहा है संसद में, ठीक है, तो आप विप जारी कर दीजिएगा अपने जो भी एमपीज हैं, एमएलएज हैं, कि आपको मौजूद रहना है वहां पे और आपको वोट करना है अगेंस्ट में या फेवर में, ठीक है। तो वहां पे इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी
और ज्यादा पावरफुल हो गया है हमारा जो पूरा राजनीतिक प्रक्रिया है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में के अंदर भी है ना, हमारा जो आंतरिक लोकतंत्र है उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसमें अगर आप देखिएगा ना तो क्या है कि इसमें भी इलेक्शन कमीशन के पास है ना ज्यादा पावर, ज्यादा शक्ति नहीं है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ज्यादा से ज्यादा क्या करती है ना, जैसे हम रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कल बताए थे ना, आरपी एक्ट 1951 में, तो उसके लिए कौन सा है, सेक्शन 29A है ना, जो जिसके तहत रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होता है, आरपी एक्ट 1951। यस सर। तो इसी के तहत है ना, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जब रजिस्टर अपने आप को रजिस्टर करने जाती है, तो वहां पे क्या 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 करता है ना इलेक्शन कमीशन, उनको कुछ गाइडलाइंस देता है। ठीक है, उनको कुछ दिशा निर्देश देता है। ठीक है, तो उसी दिशा निर्देश का है ना एक पार्ट, उसी का एक पार्ट है, उसी का एक भाग है, जिसमें वो पॉलिटिकल पार्टीज को बोलता है कि आपको हर एक 5 साल के भीतर है ना, आपको आंतरिक चुनाव करवाना है, इंटरनल इलेक्शन करवाना है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के पास उनको जब रजिस्टर करना चाहते हैं तो उनको वो गाइडलाइन देती है कि आपको इंटरनल हर एक 5 साल के भीतर है ना, आपको एक बार आपको आपका जो पूरा इंटरनल इलेक्शन है वो करना है। इंटरनल इलेक्शन में क्या होता है, पार्टी का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट होता है, मतलब पार्टी के जो भी आपको ऑफिस बेरर है ना, जो भी पदाधिकारी है, उनको नियुक्त किया जाता है। जो आंतरिक चुनाव होता है कि पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होगा, आपको उनका जनरल सेक्रेटरी कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, समझ रहे हैं ना। तो जो भी पार्टी का अपना स्ट्रक्चर है, पार्टी का अपना जो संविधान है, उसके तहत जो भी पद पे आपको चुनाव होने हैं, ठीक है, तो वो आपको 5 साल के भीतर है ना, आपको वो चुनाव आपको करवाना पड़ेगा। वो इलेक्शन कमीशन का वो गाइडलाइन है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के पास है ना वो सिर्फ गाइडलाइन ही है। इलेक्शन कमीशन के पास है ना कोई ऐसा कोई शक्ति, मतलब कोई पावर नहीं है कि अगर आप नहीं करवाते हो तो आपके खिलाफ वो कोई कानूनी कार्रवाई कर सके। ठीक है, तो उनके पास ये कोई इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो अभी क्या हुआ था ना, कुछ दिन पहले 2022 में क्या हुआ था ना, आंध्रा का जो पार्टी है ना, उसने आंध्रा का जो सीएम है, उनका जो पार्टी है, जो अभी जो YSRCP है, तो उस पार्टी ने क्या किया था कि उस चीफ मिनिस्टर को है ना पूरे लाइफ टाइम के लिए उनको प्रेसिडेंट बना दिया था। तो इलेक्शन कमीशन वहां पे बोली कि ये है ना पूरे तरीके से आपको एंटी डेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है। ठीक है, और आप इस चीज को नहीं कर सकते हो। और इलेक्शन कमीशन ने उनको निर्देश दिया कि आप इस चीज में बदलाव कीजिए। तो मतलब कहने का ये मतलब है ना कि वो सिर्फ आपको दिशा निर्देश दे सकता है। ठीक है, लेकिन यही है कि इलेक्शन कमीशन अगर आप, चूंकि क्या है ना कि आज के डेट में डायनेस्टी पॉलिटिक्स ये सब के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या ना एक मोरल प्रेशर बनता है और पॉलिटिकल प्रेशर बनता है। तो उस चीज में आके ना इलेक्शन कमीशन का जो भी गाइडलाइन है, अगर मान लीजिए कि अगर आप नहीं इलेक्शन करा रहे हो, तो अगर इलेक्शन कमीशन आपको कहेगा तो आप उस मतलब दबाव में आके है ना आप उसको मानते हो। लेकिन ऐसा कोई उनके पास कानूनी प्रावधान नहीं है जिसके तहत अगर आप नहीं करते हो, ये आंतरिक चुनाव अगर आप नहीं करते हो, तो आपके खिलाफ ऐसा कोई एक्शन वो नहीं ले पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है ना कि इलेक्टोरल फ्री बीज, ये तो आप समझ ही गए होइएगा क्या है। ठीक है, मतलब चुनाव के समय जो आपको बहुत सारे जो लोक लुभावने जो आपको वादे किए जाते हैं, ठीक है, जिनका आपको पूरे आपके इकोनॉमी पे, ठीक है, या आपको पूरे आपका जो भी कल्चर है उन सब पे उसका जो काफी क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो ये एक जो इलेक्टोरल फ्री बीज है वो आपको बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ा एक मुद्दा धीरे धीरे हो रहा है। पहले क्या था कि ये जो था ना ये आपको साउथ तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे क्या है ना ये आपको आप पूरे इंडिया में है ना ये चीज फैलता जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े आपको फ्री की चीजें, मतलब फ्री का कुकर, फ्री का स्कूटी, मतलब इस तरीके से, मतलब कोई इसका लिमिट नहीं है। आप जो इमेजिन कीजिएगा, हो सकता है अगले इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज आपके सामने वो उस चीज का वादा कर दे। तो उसमें देखिएगा ना क्या है कि देखिए क्या हुआ था ना कि इलेक्शन कमीशन के ये सुप्रीम कोर्ट के पास है ना कुछ लोग गए थे, ये कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये किया आग्रह किया कि आप जो ये फ्री बीज है ना इसको आप
करप्ट प्रैक्टिसेस में डाल दीजिए। जो हम आपको बताएं पीछे सेक्शन 123, तो लोगों ने यह अप्रोच किया कि आप इसको करप्ट प्रैक्टिसेस में डाल दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपना मैनिफेस्टो बनाने का उनके पास अधिकार है, ठीक है, वो अपना मैनिफेस्टो बना सकते हैं, हम उनको करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं डाल सकते। लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर दिया कि आप इसको है ना थोड़ा रेगुलेट कीजिए, इसको थोड़ा है ना आप इसको कंट्रोल कीजिए। तो इसको लेके है ना इलेक्शन कमीशन अपना एक गाइडलाइन लेके आया कि आप मैनिफेस्टो अगर बनाते हो, उसमें जो आप वादा करते हो, तो वो आप कैसे आप उन वादों को आप करोगे, उसका क्या गाइडलाइन है वो आपको हम बताते हैं। तो देखिए तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आपको है ना जो भी आप प्रॉमिस करोगे ना, उसका आपको रैशनल आपको बताना पड़ेगा, मतलब उसका औचित्य आपको बताना पड़ेगा अपने मैनिफेस्टो में, ठीक है, कि आप ये फलाना चीज प्रॉमिस कर रहे हो तो उसके पीछे क्या औचित्य है, आप उस चीज को क्यों ला रहे हो, ठीक है। और आपको मोटा मोटी है ना ये भी बताना पड़ेगा कि आप ये जो आप वादा कर रहे हो, इसके पीछे जो पैसे लगेंगे वो आप कहाँ से लेके आओगे, ठीक है। तो ये गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ने वो किया, जारी किया, जिसको जो भी आप इलेक्शन मैनिफेस्टो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज बनाती है उसमें उनको इस बात का जिक्र करना पड़ता है कि आप कोई भी वादा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो आपको मोटा मोटी एक हिसाब देना पड़ेगा कि उसके लिए आप पैसे कहाँ से लाओगे, रिसोर्सेस कहाँ से लाओगे, ठीक है, ताकि जो वोटर है वो क्या कर सके, एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि उसको कि वो ट्रैप में ना फंसे, ठीक है, कि अच्छा वादे तो हो सकता है चुनाव जीतने के लिए आप बहुत सारे अच्छे अच्छे वादे कर दो, ठीक है, लेकिन चुनाव के बाद क्या करोगे कि आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे, तो आप कहाँ से उन वादों को पूरा करोगे, ठीक है। तो इस चीज को इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आप पहले ही अपने मैनिफेस्टो में उस चीज को आप मोटा मोटी बताइए कि आप पैसे कहाँ से लाओगे, ताकि जो वोटर है, जो इलेक्टर है, वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए सातु सॉरी उसके बाद देखिए क्या है ना, ये है आपको लो वोटर्स पार्टिसिपेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। चुनावी प्रक्रिया में जो मतदाताओं की जो कम भागीदारी है, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ठीक है। आप देखिए तो क्या धीरे धीरे तो हमारा वो क्या है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन आप 2019 का आप देखिएगा जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें आपको 67% आपका टर्नआउट था, ठीक है। अगर हम बिहार में देखेंगे तो 2019 में आपको 57% था, ठीक है। अगर वही आप 2020 का अगर आप असेंबली इलेक्शन देखिएगा, विधानसभा चुनाव देखिएगा, तो उसमें भी हमारा लगभग 57% था वोटर टर्नआउट, ठीक है। वोटर टर्नआउट बढ़ तो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी क्या है ना कि हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो कम है। कुछ कुछ राज्य में ठीक है, कुछ कुछ राज्य में वो 80% तक टच कर जाता है जो पार्टिसिपेशन है वोटर्स का, ठीक है, लेकिन जो नेशनल जो पूरा एवरेज है वो हमारा अभी भी 67% पे है। और इलेक्शन कमीशन ये वाला डाटा एक बार फिर से बता। देखिए ये है ना कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, उसमें जो वोटर पार्टिसिपेशन था वो 67% था, ठीक है, मतलब 67% वोटर्स ने वोट किया था, ठीक है। और अगर वही बिहार का अगर हम डेटा देखेंगे तो 57% लोगों ने किया था। अगर वही असेंबली इलेक्शन देखेंगे 2020 का, उसमें भी 57% लोगों ने किया था। अगर वही बिहार का दरअसल क्या है ना कि पॉलिटिकली तो भाई, मतलब ऐसा कहा जाता है कि पॉलिटिकली तो बिहार के लोग काफी ज्यादा वो होते हैं, जागरूक होते हैं, लेकिन हमारा वोटर टर्नआउट आप देखोगे ना तो वो वन ऑफ द लोवेस्ट होता है पूरे कंट्री में, चाहे वो आपको स्टेट असेंबली हो और या आपको लोकसभा चुनाव हो। उसके पीछे एक ये भी कारण है कि देखिए हमारे यहाँ क्या है ना, बहुत सारे माइग्रेंट पॉपुलेशन है, माइग्रेशन। हाँ, तो वो भी एक है ना कंसर्न है। लेकिन अगर डेटा वाइज देखिएगा तो हमारा जो वोटर टर्नआउट है वो काफी ज्यादा कम है। और इसी में देखिएगा ना तो क्या है कि जो इलेक्टोरल रोल जो होता है, ठीक है, या वोटर लिस्ट जो होता है उसका भी, वो भी है ना एरर फ्री हो, ठीक है, उसमें भी कोई गलतियां ना हो, उसको भी इंश्योर करना है ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है ना कि मतलब जैसे कल हम आपको बताए थे कि बहुत बार क्या होता है कि बोगस आपको नाम उसमें ऐड होता है, फेक उसमें नाम ऐड होता है, या बहुत बार क्या होता है कि आपको बहुत सारे लोगों का दो दो तीन तीन जगह नाम ऐड होता है वोटर लिस्ट में,
ठीक है। तो हम्म। वहां पे क्या तो वहां पर आप क्या देख रहे हो, 1 पर्सन 1 वोट, तो वहां पे नहीं लागू हो पा रहा है ना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो चीज तो हम इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो वोटर लिस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा आपको एरर फ्री हो, ये भी इंश्योर करना है ना, काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरा पोलिंग प्रोसेस क्या है, वो तो वहीं से स्टार्ट होगा ना, जो इलेक्टोरल रोल होता है वहीं से पूरा आपका स्टार्ट होगा, तो उसका परफेक्ट होना है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि रिफॉर्म्स क्या क्या मतलब लिए गए हैं। ठीक है, तो रिफॉर्म्स में देखिए, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो आप जानते ही हैं। ठीक है, ये किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कब से इस्तेमाल किया जाने लगा, बता सकते हैं? फर्स्ट टाइम कब इस्तेमाल किया गया था, बता सकते हैं? 71 में sorry, नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम है ना आपको 1982 में इस्तेमाल किया गया था। 82। लेकिन क्या था ना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है ना, ईवीएम को लेके है ना कोई प्रावधान नहीं था। ठीक है, अब समझ रहे हैं ना कि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में जानना क्यों जरूरी है। ठीक है, कि उसमें क्या था ना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में है ना कोई प्रावधान नहीं था कि ईवीएम से आपको चुनाव करवाने हैं। तो इसलिए क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में है ना इसको वो कर दिया, इसको मतलब ओवरटर्न कर दिया, मतलब मना कर दिया कि आप ईवीएम के थ्रू आप वोटिंग नहीं करा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारे ट्रायल हुआ, उसके बाद क्या है ना कि फिर है ना एक अमेंडमेंट किया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, एक अमेंडमेंट किया गया और सेक्शन 6A ऐड किया गया, जिसके तहत आपको इलेक्शन कमीशन को अधिकार दिया गया कि आप ईवीएम के थ्रू आप वोट आप करा सकते हो। तो 2003 के बाद जो भी चुनाव हुआ ना, वो आपको ईवीएम के द्वारा ही हुआ। ठीक है, 2003 के बाद देखिए ईवीएम से क्या क्या आपको मतलब फायदा हुआ। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ ना कि आपका ये जो बूथ कैप्चरिंग वाला जो प्रॉब्लम है ना, बूथ लूटने वाला जो समस्या था, ठीक है, और ये जो रिगिंग वाला समस्या था चुनाव, वो जो छेड़खानी जो किया जाता था, वो आपको खत्म हो गया। ठीक है, वो आपको कम हो गया, एक तरीके से खत्म ही हो गया। ठीक है, ये बूथ कैप्चरिंग वाला जो पूरा समस्या है। ठीक है, तो इस सबसे बड़ा फायदा उससे ये आपको ये हुआ, ये आपको ईवीएम से लाने से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मसल पावर है, जो बाहुबल है, ठीक है, वहां पे ईवीएम लाने से क्या हो गया कि जो बाहुबल है वो थोड़ा उसका प्रभाव क्या क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, क्योंकि अब क्या है कि बूथ कैप्चरिंग और रिगिंग ये सब कौन करता था, जो जो आपको क्रिमिनल जो होते थे वही लोग करते थे, जिनके पास आपको वेपन्स होते थे, लोग होते थे, वही लोग करते थे ना। तो इसके कारण क्या हो गया कि जो ये सारा जो क्रिमिनल एलिमेंट का जो यहाँ पे जो रोल है वो थोड़ा कम हो गया। ठीक है, उसके सर बाद ये देखिए रिगिंग रिगिंग को क्या बोलेंगे सर, हिंदी में क्या लिखेंगे? छेड़खानी। ठीक है, तो सर यही वर्ड लिखेंगे सर, इसका एक हाँ जो इसका वर्ड हो। वो नहीं, तो इसका देखिए रिगिंग, इसका है ना वो एक सही वर्ड क्या होगा ना, वो आप देखिए क्या होगा ना कि रिगिंग ऑफ इलेक्शन, मतलब इलेक्शन प्रक्रिया में छेड़खानी, अच्छा मतलब अच्छा छेड़खानी। ठीक है, जी सर। चुनाव परिणाम में छेड़खानी भी कर सकते हैं। हाँ वो भी आप कह सकते हैं। नहीं तो सर ठीक है, मनमानी नहीं हो सकता कि जबरदस्ती मनमानी किया जा सकता है? हाँ वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या देखिए, एपिक। एपिक मतलब आप समझ गए ना, आपको जो वोटर कार्ड जो इशू हो रहा है ना, आपको एक सेपरेट कार्ड एक आपको दिया जाता है ना, आप लोग सबके पास होगा, वोटर आईडी एक होगा। ठीक है, तो ये भी तो ये आपको शुरू किया गया। तो इससे क्या हो गया, इससे जो आपका जो जो फेक वोटर है, ठीक है, या जो बोगस वोटर है, उसका समस्या यहाँ पे खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि उसमें क्या होगा, आपका फोटो होगा, सारा डिटेल होगा, है ना। तो ये जो बोगस वोटर फेक वोटर का समस्या है वो खत्म हो जाएगा। तो इसको इसको कौन लाया था बता सकते हैं? ये जो वोटर आईडी है इसका किसने शुरुआत किया था, बता सकते हैं? टीएन सेशन हाँ 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 1993 से शुरू हुआ था इशू सर, हाँ और 2004 से इलेक्टिव हुआ था। हाँ, देखिए इसको भी है ना टीएन सेशन इसको स्टार्ट किए थे। ठीक है, टीएन सेशन नहीं आया ये सर। हाँ, उसके बाद देखिए, उसके कलम पहले आप वोटर कार्ड नहीं था सर? नहीं, उसके पहले वोटर आईडी नहीं था, उससे पहले
1993 से सर इनमें इशू हुआ था ये वाला, हाँ हाँ 2004 उसके से मैंडेट। हाँ उसके बाद देखिए, बूथ बूथ कैप्चरिंग की स्थिति में चुनाव को रद्द करना, काउंटर मैंडेटरी ऑफ इलेक्शंस इन केस ऑफ बूथ बूथ कैप्चरिंग। ठीक है, तो ये मतलब अगर आप बूथ कैप्चर को, अगर आप बूथ, जैसा हम कल आपको बताए थे ना कि ब्राइबरी के केस में आपको इलेक्शन को रद्द करने का अधिकार नहीं इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन पहले क्या था कि बूथ कैप्चरिंग का क्या था कि आपको बहुत ज्यादा वो था, प्रचलन था, जब आपको ये बैलेट से चुनाव होता था। ठीक है, तो उस चीज को आपको इलेक्शन कमीशन को एक पावर को, आपको एक अलग से पावर दिया गया कि आप उस केस में बूथ कैप्चरिंग के मामले में आप चुनाव रद्द कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए वल्नरेबिलिटी मैपिंग एक्सरसाइज, मतलब इसको ये आप इसका हिंदी मतलब समझ रहे हैं आप लोग, ये जो शब्द है? नहीं नहीं। ठीक है, देखिए। हाँ सर, जो जोन एरिया है उसको मैप करना, जो कि सेंसिटिव एरिया हो। हाँ हाँ, तो इसका 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 ये मतलब हो गया ना, ये वल्नरेबिलिटी मैपिंग एक्सरसाइज का मतलब हो गया कि जो भी संवेदनशील इलाके हैं ना उनको प्रभावित क्षेत्र सर, क्या बोल रहे हैं? जैसे नक्सल एरिया हो गया ये सब। प्रभावित क्षेत्र जो नक्सल वगैरह है इसके सब अरे हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो हाँ वो भी उसमें काउंट होगा, हम बता रहे हैं उसमें क्या होता है। डिफिकल्ट ट्रेन एरिया सर, जैसे क्या लद्दाख क्या? डेजर्ट वगैरह, डिफिकल्ट ट्रेन एरिया। संवेदनशील सही है सर। नहीं नहीं, इसका मतलब तो हाँ इसका मतलब हम बता रहे हैं आपको, क्या इसमें होता क्या है वो हम बता रहे हैं आपको। ये आपको है ना, ये आपको उससे रिलेटेड है, जो मैं आपको मसल पावर जो बताया ना, बाहुबल, उससे रिलेटेड है। पास्ट के इलेक्शन में जो लोग दिक्कत किए हो जा। हाँ बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। देखिए ये है ना, इलेक्शन कमीशन है ना, इस प्रोसेस को ना 2007 में स्टार्ट किया। तो इसमें होता क्या है ना कि इलेक्शन कमीशन के पास तो सारा सारा डेटा होता है कि आपको किस बूथ पे, ठीक है, किस कंस्टिट्यूएंसी में कुछ आपको पास्ट के चुनाव में लोगों ने कुछ गलत मतलब हरकतें किया है या चुनाव को प्रभावित करने का कोशिश किया है। ठीक है, जहाँ पे आपको मार काट हुआ है, जहाँ पे आपको दिक्कतें हुई हैं। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के पास तो सारा डेटा होता है ना। तो इलेक्शन कमीशन क्या करती है ना कि 2007 से उन्होंने ये प्रैक्टिस स्टार्ट किया कि पास्ट के रिकॉर्ड को देखते हुए ना वो पहले ही उन बूथों को है ना आइडेंटिफाई करती है कि कहाँ पे है ना ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। कि बहुत जगह क्या होता है, बहुत जगह क्या होता है ना कि आपको अगर कि आपको वोट ही नहीं डालने दिया जाए, वोट ही डालने आपको नहीं जाने देंगे। ठीक है, या बहुत जगह आप जाओगे तो वहां पर आपको दंगा फसाद होगा, मारपीट होगा, तो उससे तो वहां पे क्या होगा, वोटर आपको निकलना से फील करेगा? नहीं करेगा ना। तो जब तक अगर आप उसको आप ये पूरा भय मुक्त माहौल नहीं दोगे तब तक तो कोई भी वोटर आके अपना जो वोटिंग राइट उसको अधिकार करने नहीं जाएगा। तो सबके लिए जान माल की सुरक्षा सबके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उसी चीज को इंश्योर करने के लिए ना 2007 से इलेक्शन कमीशन ने ये प्रैक्टिस स्टार्ट किया, जिसमें वो पास के रिकॉर्ड को देखता है और उन बूथ्स को आइडेंटिफाई करता है और वहां पर है ना ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस को है ना मोबिलाइज करता है, डिप्लॉय करता है। जो भी उसके पास सेंट्रल फोर्सेज होता है या पुलिस होता है, वहां पे उन सारे एरियाज पे ये ज्यादा से ज्यादा जो फोर्सेज है उनको वो डिप्लॉय करता है। तो ये आपको हो गया वल्नरेबिलिटी मैपिंग एक्सरसाइज। तो ये किससे रिलेटेड हो गया? आपको मसल पावर से रिलेटेड हो गया। ठीक है, अब देखिए डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स एसेट्स एक्सेट्रा बाय कैंडिडेट्स, मतलब उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति आदि की घोषणा। जो हम आपको क्या बताए थे कि ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के थ्रू ये ये चीज आया है। तो हम इलेक्टोरल बॉन्ड में आपको बताया था ना, ये सुप्रीम कोर्ट का कि राइट टू नो जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और आपको जब भी आप कैंडिडेट के, जब तक आप कैंडिडेट के डिटेल्स के बारे में नहीं जानोगे आप अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाओगे। ठीक है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने बोला, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला इलेक्शन कमीशन को कि आप एक गाइडलाइन रिलीज कीजिए जिसके तहत जो भी कैंडिडेट है वो ये जितना भी डिटेल है उसको वो सार्वजनिक करे लोगों के साथ। ठीक है, तो ये आपको इलेक्शन, तो ये जो भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ता है ना वो अपना एफिडेविट फाइल करता है जिसमें आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, एसेट्स जो कुछ भी है उसके बारे में, उसको वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसके बारे में उसे सब कुछ बताना पड़ता है। ठीक है, इसी में क्या हो गया ना, आपको 2000 क्या बोलते हैं 2018 में है ना एक केस आया था, एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन यूनियन ऑफ इंडिया।
तो इस केस में क्या सुप्रीम कोर्ट एक स्टेप और आगे गया यहाँ पे और बोला ना यहाँ पे कि जो भी पार्टी अगर किसी कैंडिडेट को चुनती है, ठीक है, और उसका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल इतिहास है, आपराधिक इतिहास है, तो उसे है ना उस पॉलिटिकल पार्टीज को अपने वेबसाइट पे उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा उस कैंडिडेट का कि उसके ऊपर कौन कौन से क्रिमिनल चार्जेज हैं, और दूसरा आपको ये करना पड़ेगा कि आपको कारण भी बताना पड़ेगा अपने वेबसाइट पे कि आपने उस कैंडिडेट को क्यों चुना। ठीक है, तो ये आपको 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके थ्रू आपको ये बोला गया। अब देखिए इलेक्शन कमीशन अभी 2024 में है ना, उसमें एक और नया चीज ऐड किया है। अभी जो कुछ दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, उसमें इलेक्शन कमीशन ने इस बात का घोषणा किया है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि अब कैंडिडेट्स के ऊपर भी है ना एक जिम्मेवारी दिया गया है कि कैंडिडेट्स को क्या करना पड़ेगा ना कि चुनाव से पहले, ठीक है, आपको 3 बार है ना न्यूज़पेपर या कोई भी मतलब जो आपको जो भी प्लेटफॉर्म है, न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया, उसके तहत है ना आपको क्रिमिनल रिकॉर्ड्स लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा चुनाव से पहले। ठीक है, ये क्लियर है आपको? नहीं सर, पर फिर क्या से बताइए ना। कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया आपको? क्या 3 बार क्या है उसमें? मतलब कहने का ये मतलब है ना कि जो भी कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ेगा, उसके पास कोई आपराधिक उसका इतिहास है, रिकॉर्ड है, ठीक है, तो वहां पे जी। उसको है ना अपने रिकॉर्ड जो भी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना, उसको पब्लिक के साथ उसको शेयर करना पड़ेगा चुनाव से पहले 3 बार। ओके सर, ये ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज को है ना अपने वेबसाइट पे रिलीज करना पड़ेगा कि आपने जो कैंडिडेट जो भी चूज किया है उसका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और आपने उस फलाना कैंडिडेट को क्यों चुना है उसका कारण आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इसको कोई फॉलो नहीं प्रैक्टिस करता में है। आता है क्या? वही बोलने इसका कोई प्रैक्टिस नहीं किया अब तक। यस। और इलेक्शन कमीशन अभी है ना एक स्टेप और आगे चला गया, बोला कैंडिडेट के ऊपर भी जिम्मेवारी दिया कि आपको 3 बार है ना अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा चुनाव से पहले। ठीक है, अब देखिए सर ये कौन दिया है उनको? चुनाव आयोग दिया है? हाँ, ये जो 2024 वाला है ना, ये चुनाव आयोग का गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है। अभी ओके सर। उन्होंने अभी रिलीज किया है, जो कुछ दिन पहले जो घोषणा किया है ना चुनाव का, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। ठीक है, अभी देखिए अब क्या है ना कि दूसरा क्या है, अब ये देखिए ये आपको किससे रिलेटेड हो गया, मनी पावर से रिलेटेड हो गया कि आपका जो कैंपेन का जो पीरियड है ना उसको 21 दिन से 14 दिन कर दिया गया। तो आप समझ ही रहे हो कि जितना कम दिन का आपका चुनाव का कैंपेन होगा, ठीक है, उतना आपका कम खर्चा होगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली इसको अगर आप देखोगे ना, प्रैक्टिस में जो हो रहा है ना चीजें, वो ऐसा नहीं है। आप खुद सोचो ना कि इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग तो कैंडिडेट का फाइनल होगा कि जब उसका नॉमिनेशन क्लियर हो जाएगा तब, है ना, तभी वो ऑफिशियल कैंडिडेट होगा। लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टीज का आप देखोगे तो कैंडिडेट का वो लिस्ट कब रिलीज कर दे रहा है, अब तो और पहले रिलीज कर दे रहा है। जैसे देखोगे कि आप लोकसभा का चुनाव का घोषणा कब हुआ, अभी लास्ट वीक हुआ है, लेकिन अब कैंडिडेट्स का आप अनाउंसमेंट देख रहे हो कब से स्टार्ट हो गया है ना। तो ये है ना, बस ये पेपर पे कहने की बातें हैं, ठीक है, कि कैंपेन पीरियड को हम पहले 21 दिन था उसको हम 14 दिन लेके आ गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ये चीजें ऐसा छू नहीं रहा है। ठीक है, अब देखिए नोटा का विकल्प आ गया। ठीक है, ये इस बात को आप लोग समझ रहे हैं। नोटा का विकल्प किस जजमेंट के थ्रू आया बता सकते हैं आप लोग? सर शायद 2013 में आया था, डीडी थॉमस वाला मेरा। क्या डीडी? 2013 में आया था सर, शायद डीडी थॉमस वाला का। हाँ, नहीं 2013 में ही आया था, उसके लिए था PUCL। हाँ PUCL सर, सॉरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वर्सेस ऑफ इंडिया करके था सर, हाँ 2004 में। यस सर, 2013 में आया था ये नोटा सर, एग्जैक्ट केस भूल रहे थे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आपको वोटर के पास है ना एक और आपके पास राइट हो गया। जैसे कि मान लीजिए कोई भी जो वोटर है, ठीक है,
वो चुनाव में पार्टिसिपेट तो करना चाहता है, लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग जो कैंडिडेट्स है और या जो व्यवस्था है उससे वो नाखुश है। ठीक है, तो उसके पास ये विकल्प होता है कि आप जाके नोटा का ऑप्शन आप दबा सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए वीवीपैट, मतलब आप वीवीपैट तो आप लोग समझ जानते हैं ना क्या होता है। यस सर, वीवीपैट वोटर वेरिफिएबल ऑडिटेड मशीन। ठीक है, मतलब देखिए वीवीपैट का मतलब होता है कि आप ईवीएम में जाते हो, आप वोट गिराते हो। ठीक है, बगल में एक डब्बा लगा होता है। ठीक है, जिस जिस डब्बे में एक पर्ची निकलता है कि आपने किस कैंडिडेट को वोट किया। मतलब वहां पर आपने, मतलब ये क्या एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए है ना, कि आप आपने जिसका बटन प्रेस किया है वोट उसी को एक्चुअली जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इस चीज के लिए क्या किया गया है, वीवीपैट को इंट्रोड्यूस किया गया है, वीवीपैट को लाया गया है, जिसमें आप जिसको वोट कर रहे हो उसको आप देख सकते हो। लेकिन वो क्या है, कुछ सेकंड के लिए रहता है, फिर वो डब्बे के अंदर चला जाता है। ठीक है, और उसमें भी क्या है ना कि इलेक्शन कमीशन इस पे थोड़ा इस चीज को है ना और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए क्या करना शुरू किया कि जो भी चुनाव के समय जो काउंटिंग होता है ना, उसका आपको किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो 5 पोलिंग बूथ होता है ना, जो भी किसी भी क्षेत्र का जो 5 पोलिंग बूथ होता है उसको वो रैंडमली चूज करता है। ठीक है, वो पहले से कोई डिसाइडेड नहीं होता है। वो आपको कैंडिडेट्स के सामने वो किसी भी 5 पोलिंग बूथ को चुनता है, और वहां पे क्या कहता है कि आपको ईवीएम में जो आपको वोट मिला, ठीक है, उस बूथ पे फलाने बूथ पे, और वीवीपैट में आपको उतना वोट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उससे है ना मिलान किया जाता है, उससे है ना मैच किया जाता है। ठीक है, मतलब मतलब कि और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी को हम वो कर सके, इंश्योर कर सके, सुनिश्चित कर सके, इस चीज के लिए उन्होंने उससे एक स्टेप और आगे जाके ये उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया है कि 5 पोलिंग बूथ के ईवीएम डेटा को हम वीवीपैट के डेटा से मैच करेंगे कि कैंडिडेट को उतना वोट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पे रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि मान लीजिए मल्टी फेज जो चुनाव हो गया, जैसे अभी हमारा 7 फेज का चुनाव होने वाला है। ठीक है, तो आप एक फेज के बाद है ना आप एग्जिट पोल नहीं ला सकते हो। जैसे एक फेज खत्म हुआ, आप सोचो एग्जिट पोल ला दे, तो वो नहीं होने वाला है। मतलब चुनाव जब 7 फेज खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद ही आप एग्जिट पोल ला सकते हो। ठीक है, और ओपिनियन पोल का भी वही होगा, जैसे हम कल बता रहे थे कि चुनाव का डेट का जैसे ही अधिसूचना जारी हो गया, नोटिफिकेशन जैसे ही जारी हो गया, उसके बाद है ना आप ओपिनियन पोल नहीं ला सकते हो। ठीक है, उसके पीछे कारण क्या क्या कारण मेन क्या है ना कि हमारे यहाँ मल्टी फेज चुनाव होता है, एक फेज में चुनाव नहीं होता है। ठीक है, तो हो सकता है कि एक फेज का जो रिजल्ट है उसके आधार पे वोटर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो इस चीज को रोकने के लिए सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल पे प्रतिबंध लगाया, रिस्ट्रिक्शन लगाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम आपको क्या बताएं कि डुप्लीकेशन ऑफ जो वोटर लिस्ट में जो नाम है वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ठीक है, तो वहां पे क्या किया है ना कि आधार को है ना वोटर आईडी से लिंक करना इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि ये क्या है कि आपको वॉलंटरी है, ये आपको स्वेच्छा से आप करवा सकते हैं। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन सरकार से आग्रह कर रही है कि इसको आप मैंडेटरी कर दें। ठीक है, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों नहीं मान रही है, कि किसी कारणवश नहीं मान रही है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि वो वॉलंटरी है, स्वेच्छा के ऊपर है, वोटर आईडी को आप वो कर सकते हैं। अब देखिए अब सर ये हाँ ये जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का है वो इस बार से लागू हो रहा है या पहले से ही लागू नहीं है? नहीं, वो पहले से ही लागू है। जैसे आप अच्छा यही एग्जिट, हाँ, हाँ एग्जिट पोल का ये है कि सभी चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल लाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। और और ये ओपिनियन पोल? ओपिनियन पोल में भी है कि जैसे कि चुनाव का जैसे यदि सूचना जारी हो जाएगा ना, जैसे मान लीजिए कि अभी 7 फेज में चुनाव होने वाला है। ठीक है, जी फर्स्ट फेज का है ना आपको ये शायद 2-3 दिन के भीतर है ना आपको नोटिफिकेशन आने वाला है कि जिसके बाद आप कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ तो वहां पे तो जैसे ही वो डेट का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपका ओपिनियन पोल दिखना बंद हो जाएगा। अच्छा ओके समझ गया सर। ना? हाँ हाँ ठीक है, अब देखिए यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय द ईसी, इलेक्शन कमीशन है ना हाल फिलहाल के दिन में ना टेक्नोलॉजी का है ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही है।
वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने के लिए, ठीक है, चुनाव को और ज्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आके अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके उसके लिए, पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी मान लो आपको परमिशन लेना है, ठीक है, कैंपेन के लिए, अदर चीज के लिए, उस चीज के लिए इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद लोगों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए, ताकि लोग एक आपको ये क्या बोलते हैं, आपको एक ये वॉच डॉग की तरह काम करें। लोग इलेक्शन कमीशन को कोई भी जो गलत चीजें हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करे, उसके लिए इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। तो आप बता सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन उसके लिए कौन सा ऐप इस्तेमाल कर रहा है? सर सी विजिल विजिल ऐप और सुविधा पोर्टल। सी विजिल। बिल्कुल सुविधा बिल्कुल। पोर्टल भी। देखिए सी विजिल है ना, सी विजिल ये आपको वोटर्स के लिए है, ठीक है, ये आपको मतदाताओं के लिए है कि अगर मान लीजिए कि अगर आप अपने क्षेत्र में अगर आपको कहीं दिख रहा है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो रहा है, मान लीजिए नोट बांटा जा रहा है, दारू बांटा जा रहा है, ठीक है, मतलब जो भी आपको अलग अलग तरीके से जो वोटर्स को प्रभावित करने का जो तरीका होता है, आप वहां पर है ना, आप फोटो खींच के ना आपको सिर्फ इलेक्शन कमीशन को भेज देना होता है। इलेक्शन कमीशन आपके फोटो के थ्रू है ना आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को वो कर लेगा, मेजर कर लेगा, और वहां पे जो भी उनका जो भी अधिकारी होगा उसको आपको वहां पे भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी विजिल के थ्रू वो वोटर्स के पब्लिक पार्टिसिपेशन को वो बढ़ा रहा है, चुनावों को वो कराने के लिए, फ्री एंड फेयर कराने के लिए, ठीक है। अब दूसरा देखिए सुविधा, जैसे आप लोगों ने बताया, ठीक है, सुविधा किसके लिए है? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है, राजनीतिक दलों के लिए है। सुविधा में क्या होता है आपको कि जो भी आपको पॉलिटिकल पार्टीज को जो भी आपको वो लेना है, किसी चीज के लिए परमिशन लेना है, कैंपेन के लिए या कोई भी अदर चीजों के लिए, तो आप इस ऐप के थ्रू आप इलेक्शन कमीशन से आप परमिशन आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा उन्होंने एक शुरू किया है चुनाव नामा, ठीक है। चुनाव नामा मेनली आपको जो भी आपका मतलब जो भी वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनका क्या पोलिंग बूथ है, इन सब के बारे में जो डिटेल्स होता है उसके बारे में बताने के लिए उन्होंने, मतलब वोटर्स को बूथ तक हम लेके जा सकें, इसके लिए उन्होंने चुनाव नामा ऐप रिलीज किया। उसके बाद 2024 से उन्होंने है ना, अभी जो भी चुनाव होने वाला उसमें ये लोग एक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। वो है आपको ईवे बिल एनालिटिक्स। हम बताते हैं क्या होगा ये। ईवे बिल जानते हैं आप लोग क्या होता है? ईवे बिल नहीं सर वो सर। इंटर स्टेट वाला होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट कुछ जाता है तो। नहीं, वो सिर्फ इंटर स्टेट नहीं, मतलब इंटर स्टेट नहीं, वो इंट्रा स्टेट के लिए भी होता है। देखिए हम सर क्या बताते हैं, कोई भी हाँ गुड जिसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर है उसके मूवमेंट के लिए पैन इंडिया में उसकी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। मतलब ईवे बिल है ना, जीएसटी लागू होने के बाद है ना ये ईवे बिल का आपको कॉन्सेप्ट आया है। इसका मतलब क्या होता है ना कि 50,000 के ऊपर आप कोई भी जो गुड्स है, कोई भी जो माल है, अगर उसका आप वो कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, एक जगह से दूसरे जगह लेके जा रहे हो, तो उसके लिए है ना आपको ईवे बिल बनाना पड़ता है, और वो आपको अपने पास रखना होता है, और आपसे रास्ते में ना कोई भी आपसे मांग सकता है, ठीक है। तो आपको वो ईवे बिल दिखाना पड़ेगा। तो वो 50,000 के ऊपर जो भी गुड्स होगा उसके लिए है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन इस बार से क्या स्टार्ट करेगा ना, क्योंकि इलेक्शन के समय क्या होता है ना कि हम आपको क्या बताएं कि जो वो क्या बोलते हैं, ब्राइबरी का प्रैक्टिस हो सकता है किया जाए, तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे लोगों को कुकर बांटा जाए, जैसे देखा गया था साउथ में कुछ साल पहले, ठीक है। हो सकता है वहां पे लोगों को मतलब कोई भी जो डेली आइटम साड़ियाँ बांटी जाए, ठीक है। हो सकता है लोगों को और भी कोई भी जो सामान है लोगों को इंड्यूस करने के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए हो सकता है कि कुछ चीजों का लोगों को बांटा जाए। तो वहां पे क्या होगा कि जैसे ही वो वहां पे, तो वहां पे क्या होगा, फ्लो ऑफ गुड्स बढ़ेगा ना, कोई भी जो सामान वहां पे हो जो, तो वहां पे क्या होगा, आपको अननेचुरल मूवमेंट दिखेगा। जो भी ईवे बिल जो जनरेट होगा किसी भी क्षेत्र में, अगर वहां पे उसको इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि अनयूजुअल मूवमेंट हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि पहले एक दिन में मान लीजिए 10, उस क्षेत्र में 10 ईवे बिल जनरेट होता था, मान लीजिए जब वहां पे 100 ईवे बिल जनरेट होने लगा है, 1000 ईवे बिल जनरेट होने लगा है,
तो वहां पे इलेक्शन कमीशन है ना, उस जगह का है ना, मॉनिटरिंग करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, कि वहां पे ये जो अनयूजुअल मूवमेंट है ई वे बिल का वो क्यों हो रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि मतलब आप कुछ लोगों को आप साड़ी बांट रहे हो, आप कुकर बांट रहे हो, या मतलब कोई भी चीज आप बांट रहे हो, उस चीज को रोकने के लिए है ना ये एनालिटिक्स का इलेक्शन कमीशन इस बार से वो इस्तेमाल करने जा रहा है, जहाँ पे जो भी बढ़िया। अननेचुरल, समझ गया ना। हम्म। ठीक है, इसी में उसके उसके बाद देखिए, इसी में जब हम देखेंगे ना, तो वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन है ना, उसके लिए भी बहुत सारा आपको वो कर रहा है। तो उसमें आप ये इसके बारे में सुने हैं, स्वीप पोर्टल है सर। हाँ। हाँ हाँ, पोर्टल ही है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ये स्वीप पोर्टल का भी इस्तेमाल कर रही है, जिसके थ्रू जो वोटर्स हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है उनको बढ़ाया जाए, या वोटर्स को जो भी आप जानकारी आप किसी चीज के बारे में लेना चाहते हो वो आपको इस पोर्टल के थ्रू मिलता है। मतलब वोटर्स को एजुकेट करने के लिए और उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए आपको ये स्वीप प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चुनाव को जो भी आपका जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। सर इसमें ब्लॉकचेन का यूज वगैरह भी हो सकता है क्या? हालांकि अभी तो वो नहीं हो रहा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हो सकता है आगे चल के वो होगा ही, वो तो होना ही है आगे चल के। ठीक है, आप उसको और सर हाँ इसमें सर जैसे हेल्पलाइन नंबर वगैरह दे सकते हैं, जैसे 1950 जो हेल्पलाइन ऐप वगैरह है वो सब। हाँ हाँ हाँ, वो दे सकते हैं आप। उसके लिए हम इसलिए ना हम सी विजिल बता दिए ना उसके लिए। हम्म। ठीक है, वे फॉरवर्ड में देखिए, ये आपको हम पॉइंट समझा चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आप लोग को क्लियर है ना। यस सर। उसके बाद देखिए, ये भी हम इलेक्टोरल बॉन्ड कराए थे, तो उसमें बताए थे ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये भी जरूरी है, ये भी आपको बताए हुए हैं। उसके बाद देखिए क्या है कि ब्राइबरी को है ना आप कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दीजिए, संज्ञेय अपराध बना दीजिए। तो दो टाइप का ऑफेंस होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। दोनों के बीच डिफरेंस बता सकते हैं कोई? मतलब बेलेबल नॉन बेलेबल ऐसा है क्या? हाँ, एक एस्पेक्ट वो भी है। मतलब सीधा समझिए कि जो आपको सीरियस ऑफेंसेस होते हैं ना, वो आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस में होते हैं। मतलब वहां पे क्या है कि जो अथॉरिटीज है, जो पुलिस है, उनके पास ज्यादा पावर होता है इन्वेस्टिगेट करने का। वो आपको बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकते हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस वाला जो केस होता है। ठीक है, उसके उसमें आपको एक नॉन बेलेबल टाइप का ऑफेंस होता है ये। तो तो ये सारे मतलब कहने का ये मतलब है कि इसको आप सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में डालिए। ठीक है, जो ब्राइबरी है, तो वहां पे तो वो भी एक क्या करेगा, एक डिटरेंस का काम करेगा। वो भी एक लोगों को रोकने का काम करेगा, ब्राइबरी ये सब में जो इन्वॉल्व होंगे वो। ठीक है, आप जो पेड न्यूज है उसको आप क्रिमिनलाइज कीजिए। ठीक है, उसको आप अपराध के तौर पे घोषित कीजिए। उसके बाद ये जो हम आपको कल बताए थे ना, कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या है कि बूथ कैप्चरिंग में तो इलेक्शन को रद्द करने का अधिकार है, लेकिन अगर वो घूसखोरी या रिश्वतखोरी करते पकड़ा जाता है, तो वहां पे इलेक्शन कमीशन के पास कोई मतलब स्पष्ट शक्ति नहीं है। ठीक है, वो अपने शक्ति का, जैसे हम कल वो जो हम जजमेंट बताए थे ना, उस जजमेंट के तहत जो उसको जो पावर आता है ना, उसके तहत वो इलेक्शन को काउंटरमैंड करता है। ठीक है, तो वो आप उसको वो कीजिए। उसके बाद देखिए, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना, उसको आप लीगल बनाइए। ठीक है, और जैसे आप अदर अदर इलेक्टोरल प्रैक्टिस में जो आप बताते हैं कि ये फलाना चीज ऑफेंस है, ठीक है, तो इसमें भी उसी चीज को है ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी सुनिश्चित कीजिए। और इस चीज को है ना, जो दिनेश गोस्वामी कमेटी है ना, उसने भी सेम रिकमेंडेशन दिया था। कि आप जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको आप वो कीजिए, लीगल उसको बनाइए। ठीक है, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी वो आप समझ गए। ठीक है, इंटरनल डेमोक्रेसी है। उसके बाद देखिए, डी रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हम आपको कल बताया थे ना कि अभी भी हम कुछ देर पहले बताएं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज
को रजिस्ट्रेशन करने का जो राइट है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन इनको जो पंजीकरण के रद्द करने का अधिकार है ना, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। और इलेक्शन कमीशन है ना, ये राइट बहुत दिनों से मांग रही है गवर्नमेंट से कि आप एक्ट के आप अमेंडमेंट कीजिए और हमको पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर करने का भी आप हमको अधिकार दीजिए। क्योंकि क्या है ना कि पॉलिटिकल पार्टीज आप देखोगे ना, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आपको मतलब आपको लिस्ट पे इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे मिलेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे ना इनएक्टिव हो चुके हैं, वो अब काम में नहीं है, मतलब वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं आपको जो इनकम टैक्स बेनिफिट जो पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है उसके लिए वो पॉलिटिकल पार्टीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, या आपको वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो उस चीज को टैकल करने के लिए ना इलेक्शन कमीशन पावर मांग रहा है कि आप हमको पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर करने का भी आप हमको अधिकार दीजिए। उसके बाद देखिए क्या है कि आप जो एमएलए एमपीज है ना उनके केस सर अभी प्रेजेंट में किसके पास ये अधिकार है, अगर इनके पास नहीं है तो? अभी है ना ये अधिकार किसी के पास नहीं है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन है ना, अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप डी रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन आप एक ही दो केस में कर सकते हो कि मान लीजिए जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बोल रहा है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, ठीक है, या आपके देश का जो स्वायत्ता है, जो सॉवरेनिटी है, उसके अगेंस्ट कुछ काम कर रहा है, तो आप उस केस में है ना पॉलिटिकल पार्टीज को आप डी रजिस्टर कर सकते हो। उसके अलावा अभी कोई भी ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पे आप इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो डी रजिस्टर कर सके। उसके बाद देखिए जो एमपी एमएलए का केस है ना उसको आप फास्ट ट्रैक कीजिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो है, ठीक है, वो अभी 2014 के बाद बना है। एमएलए एमपी का जो भी क्रिमिनल केसेज है वो एमएलए एमपी का जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसमें वो चीज, उसमें उनका केस सुना जाता है। लेकिन अगर उसमें भी आप देखोगे ना तो सही से वो चीज काम नहीं कर रहा है, उसमें भी है ना काफी समय लग रहा है, जजमेंट्स को आने में ना काफी समय लग जा रहा है। इसीलिए क्या है कि आप जो एमएलए एमपी के जो केसेज है उसको आप फास्ट ट्रैक कीजिए, तो उससे भी है ना जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ जो हमारा पॉलिटिक्स है वो कम हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं इसमें है ना। सिर्फ एक चीज रह गया है, वो है सेशन इफेक्ट है, वो आपको 15-20 मिनट लगेगा उसको हमको बताने में, तो वो है ना आपको हम नेक्स्ट क्लास में है ना वो आपको हम बता देंगे। और दरअसल ये कल और आज का जो भी क्लास है ना उसका पीडीएफ है ना आपको हम कल रात तक दे देंगे, और उसी में है ना हम सेशन इफेक्ट को भी है ना उसमें हम पूरा उसमें हम बता देंगे वहाँ पे उस पीडीएफ में। और अगला जो हम क्लास लेंगे उसमें आपको हम 15-20 मिनट में वो सारी बातें हम आपको बता देंगे कि सेशन ने क्या क्या, सेशन जो टीएन सेशन थे उन्होंने क्या क्या किया था। तो जैसे हम एक दो बात आपको बताए हैं ना, तो उसी में और भी कुछ बातें वो आपको हम बता देंगे, उसके बाद वो सेशन इफेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद ये पूरा जो टॉपिक है ना वो खत्म हो जाएगा। आप कोई डाउट है तो बताइए। नहीं सर ये है ओपिनियन पोल फिर से बता दीजिएगा सर थोड़ा। क्या बोल रहे, ओपिनियन पोल? जी सर बताते देखिए हमारे यहाँ अब क्या है ना कि मल्टी फेज चुनाव होता है। जैसे कि क्या है कि आप देख रहे हो ना कि लोकसभा का चुनाव क्या अभी 7 फेज में होने वाला है ना। जी जी सर। तो वहां पे क्या होगा कि अगर मान लो कि आप एक फेज के चुनाव के बाद अगर आप एग्जिट पोल ला देते हो, ठीक है, कि मान लो कि पहले फेज में मान लो एग्जांपल देना कि 60 सीट पे चुनाव हुआ और कोई एक पॉलिटिकल पार्टी वहां पे 50 सीट जीत रही है, ठीक है, तो उस एग्जिट पोल से जो अगले 6 फेजेज में चुनाव होने वाले हैं उससे वोटर प्रभावित हो सकता है ना। बिल्कुल जी सर। कि इस पार्टी की हवा है तो हमको उधर ही जाना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये बोला कि आप जब पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा ना उसके बाद ही आप एग्जिट पोल आप वो कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो, ठीक है। अब आता है ओपिनियन पोल। तो ओपिनियन पोल होता है आपको चुनाव से पहले लोगों का मत लेके आपको जो भी सर्वे एजेंसीज है वो आपको डेटा आपको साथ शेयर करती है। तो ओपिनियन पोल के केस में इलेक्शन कमीशन ने ये बोला कि आप जो एक वजह से कि आप अभी जो फर्स्ट फेज का चुनाव होने वाला है ना लोकसभा का, जी सर, तो उसका नोटिफिकेशन है ना 2-3 दिन के भीतर आने वाला है, ठीक है। तो वहां पे इलेक्शन ओपिनियन पोल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जैसे ही पहले फेज के चुनाव का तिथि का नोटिफिकेशन हम जारी करेंगे उसके बाद से आपको ओपिनियन पोल दिखाना आपको बंद करना पड़ेगा। उससे पहले आप दिखा सकते हो, लेकिन जैसे ही इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्योंकि क्या है पहला
पहला नोटिफिकेशन आएगा तो उससे टेक्निकली इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ना, कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करना सब कुछ स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही इलेक्शन प्रोसेस एक्चुअली स्टार्ट होगा, आपको ओपिनियन पोल आपको बंद करना पड़ेगा, ताकि वहां से आप वोटर को आप मैनिपुलेट ना कर सको, इन्फ्लुएंस ना कर सको। ठीक है। ओके सर, थैंक यू।